सर प्लीज स्टार्ट। नमस्कार जी। तो आज हम मॉडर्न ड्रामा की बारे में बात करेंगे, डेवलपमेंट इन 20th सेंचुरी ड्रामा। मॉडर्न ड्रामा क्या है ना, कि जब सबसे पहले के जो नाटक या प्ले जो लिखे जा रहे थे, वो सब राधे महाराजों के ऊपर, करेक्टरों के ऊपर है ना, तो बड़ी बड़ी है ना वो जो करेक्टर थे, फेमस करेक्टर थे, उनके ऊपर लिखे जा रहे थे। लेकिन जो मॉडर्न ड्रामा आया तब तो इसको इब्सन को इसका जन्मदाता भी माना जाता है। तो इस टाइम में क्या हुआ कि जो प्ले लिखे जाने लगे, ये प्ले आम लोगों के प्ले थे, जिसमें आम सिचुएशनें थी, है ना। इसमें कोई मतलब ये नहीं था कि कोई फिक्शन नहीं था, है ना। इसमें रियलिज्म था इस प्ले में, है ना। कोई इमेजिनरी प्ले नहीं थे ये, है ना। तो इब्सन ने इसमें मतलब बहुत बड़ा योगदान दिया। इसको मॉडर्न ड्रामा के इसको जन्मदाता भी माना जाता है ना। तो सबसे पहले हम इब्सन की बात करेंगे, है ना। हेनरिक इब्सन, है ना। ये नॉर्वे के प्ले राइटर हैं, थे, जिन्होंने मतलब जो शेक्सपियर के बाद अगर किसी को माना जाता है तो इन्हीं को माना जाता है कि इब्सन का जो थिएटर है वो से आया है ना। तो इन्होंने सबसे पहली बार इन्होंने मॉडर्निज्म को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, है ना। इनके प्ले में कोई इमेजिनरी कोई ऐसी चीज नहीं थी, या ऐसी कोई फिक्शनल चीज नहीं थी। इन्होंने रियलिज्म को लेकर आए, है ना। जैसे डॉल हाउस आपने प्ले पढ़ा होगा या सुना होगा, कि उसमें प्रॉब्लम प्ले भी क्या कहा जा सकता है, जिसमें उन्होंने रियलिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया, है ना, पहली बार। इब्सन इब्सन को फादर ऑफ रियलिज्म भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने इनकी जो राइटिंग थी वो आर्टिफिशियल नहीं थी, है ना। बल्कि रियलिटी के ऊपर इन्होंने जो भी लिखा, है ना, जो समाज में जो हो रहा था, जन सोसाइटी में जो हो रहा था, उन्होंने हूबहू उसको पेश किया। तो इनका जन्म 20 मार्च 1828 नॉर्वे में होता है, और उनकी डेथ 23 मई 1906 में हो जाती है। तो इनके फादर जो थे वो एक मतलब मशहूर मर्चेंट थे, और मदर भी इनकी एक पेंटर थी, जो जिन्हें थिएटर से बहुत लगाव था। लेकिन क्या हुआ कि जब इब्सन 4 साल के थे, तब उनके फादर को बिजनेस में बहुत घाटा पड़ गया, और वो मतलब उनको काफी नुकसान हो गया। तो उनको बिजनेस छोड़कर वो अपना चले गए। तो इन्होंने इसके बाद इब्सन अपनी फैमिली के साथ एक फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए, है ना। 15 साल की उम्र में ही उन्होंने पैसों की कमी करना अपना स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद उन्हें एक छोटे से कस्बे में वो शिफ्ट हो गए। तो और वहीं पे वो मतलब उनकी इच्छा थी कि वो बड़े होकर डॉक्टर बने। लेकिन किसी इच्छा से मतलब किसी कारण वो डॉक्टर नहीं बन पाए, है ना। वो परीक्षा में फेल भी हुए, है ना। तो उनका जब उनके फादर जब बिजनेस में उनके फादर को बिजनेस में घाटा पड़ गया था, तो उसके जितने भी रिश्ते नाते थे, है ना, सब उन्होंने अपना मतलब नाता तोड़ लिया उनसे, है ना। तो ये सब सिचुएशन है वो अपने जीवन काल में देख रहे थे कि उनकी लाइफ में क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं ये प्ले राइट जो होते हैं, जहाँ जो राइटर भी होते हैं, है ना, उनके लाइफ इजी नहीं होती उनके लिए, है ना। कहीं ना कहीं वो मतलब ये चीजें भी मतलब सीख रहे थे अपने, है ना, आने वाले जो उन्होंने लिखना था, है ना। इसके बाद उन्होंने एक छोटे से कस्बे में वो शिफ्ट हुए। वहाँ पे वो उन्होंने सोचा कि डॉक्टर बनेंगे। उसकी उन्होंने स्टडी भी शुरू की, लेकिन वो परीक्षा में पास नहीं हो पाए। तो उन्होंने पहला जब प्ले लिखा, है ना, जिसका जिसका नाम था द ट्रेजेड, लेना, हाँ। उस वक्त उनकी जो एज थी वो 22 की थी, लेकिन वो जो प्ले था वो इतना मतलब अच्छा नहीं था, फ्लॉप हो गया था वो प्ले। तो
और वो कहीं पे परफॉर्म भी नहीं हुआ है ना। तो शुरुआती दौर में जो इब्सन का जो शुरुआती दौर रहा है कि वो उस प्ले लिखी लेकिन परफॉर्म नहीं हुए। अगर और फिर उन्होंने 1850 में इब्सन ने एक और प्ले लिखा जिसका नाम था ब्रूअल माउंट में। और ये भी मतलब ये भी प्ले ऐसा था कि वो भी परफॉर्म नहीं हुआ। इसके बाद ऑडियंस को उसके बाद उन्होंने एक और प्ले लिखा जिसको ऑडियंस का मिला जुला थोड़ा सा रिस्पॉन्स रहा है ना। लेकिन ये प्ले जो प्ले उस वक्त वो लिख रहे थे वो कुछ खास प्ले नहीं चल पा रहे थे, क्योंकि उस वक्त इतने जो वहाँ का जो थिएटर था यहाँ पे लोग टिकट वगैरह लेकर आते थे, देखते थे, है ना। तो उनका जो प्लेस थे वो इतने चल नहीं रहे थे। तो फिर इब्सन ने मतलब उसके बाद उन्होंने एक नॉर्थ थिएटर में जॉब की जिसमें उन्होंने एज ए राइटर एज ए डायरेक्टर उन्होंने काम किया, है ना। तो उन्होंने काफी वहां पे रहकर उन्होंने काफी एक्सपीरियंस लिया वहां पे। 1858 में इब्सन अ, वापस आ गए और वहां पे उन्होंने क्रिस्टानिया थिएटर में अपना क्रिएटिव डायरेक्टर की जॉब हासिल की। अब जैसे वो क्रिएटिव डायरेक्टर बने उनको काफी चीजें सीखने को मिली, है ना। नई नई चीजें को सीखने को मिली, है ना। तो वहां पे उनको मतलब उनकी शादी एक सुजाना नाम की लड़की से होती है 18 जून 1858 में। इनका एक बेटा हुआ जो इब्सन का जो बेटा था वो एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थी, वो एक देश का प्राइम मिनिस्टर भी बना, है ना। तो जैसे इब्सन का जो मतलब जो थिएटर में जो काम कर रहे थे वो मतलब दिवालिया होने के बाद इब्सन बहुत ही मायूस हो गए थे। वो मतलब उनको लगा कि नहीं कि अब ये थिएटर मैं नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद उन्होंने 1864 को उन्होंने नॉर्वे छोड़ा और वहीं पे इटली और जर्मनी में ही रहे। वो वहीं पे उन्होंने मतलब रहकर उन्होंने प्ले लिखे। उन्होंने 1865 में अपना प्ले ब्रांड लिखा और उसने बहुत मतलब जो उनका वो जो प्ले था वो बहुत ही मतलब हिट प्ले था, बहुत उन्होंने शोहरत हासिल की उस प्ले की वजह से। वो मतलब उसमें मतलब हाईलाइट हुए वो उस प्ले की वजह से, जो कि कमर्शियल हिट भी था, है ना। फिर उन्होंने एक पियर पियर जान लिखा। उसके उसके बाद उन्होंने काफी प्ले लिखे जो बहुत ही फेमस हुए। ये टाइम उसका गोल्डन टाइम था। उन्हें मतलब उन्हें काफी खबर मिली। ये वो प्रोडक्शन मतलब भी रहे उनके प्ले, है ना। फिर उन्होंने एक प्ले लिखा इम्पीरियल एंड इंग्लेरियन, द पिलर ऑफ सोसाइटी, ए डॉल हाउस, घोस्ट, ए डॉल हाउस। जो प्ले था उनका बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि रियलिस्टिक प्ले था, है ना। तो उन्होंने जो जब पहली बार ये इसको इंट्रोड्यूस करवाया, है ना। अ, फिर वो 1891 में ये वापस आ गए नॉर्वे में। 1898 को उनका 70th बर्थडे था, धूमधाम से मनाया गया। इनका लास्ट नाटक था व्हेन वी डेड अवेगन। इब्सन को 902 तीन चार लिटरेचर में नोबेल के लिए भी नॉमिनेट किया गया, है ना। लेकिन इब्सन को फ्यूचर राइटर जो उस वक्त के फ्यूचर राइटर थे वो भी बहुत फॉलो करते थे और उनको मतलब अपना मतलब उनको फॉलो करते थे, उनकी राइटिंग के वो फैन थे। तो इब्सन के बारे में हम कह सकते हैं कि जो जब शेक्सपियर का दौर था, शेक्सपियन थिएटर जो हो रहा था उसको उन्होंने ब्रेक भी किया, है ना। उस चीज को कि इब्सन ने मतलब रियलिज्म को लेकर आए, है ना। उसमें रियलिस्टिक चीजें उन्होंने डाली, है ना। एक कहानी को ऐसे बनाया वो जो सोसाइटी में चल रहा था उनको देखकर उन्होंने वो वैसा लिखा, है ना।
और उनके जो प्ले थे, उनके प्ले ऐसे थे, कैटिलाइन, द ब्यूअल, लव कॉमेडी, है ना, ब्लैंड, पियर गान, द लैंग्वेज ऑफ यूथ, एम्पीरियन गैलेरियन, पिलर ऑफ सोसाइटी, ए डॉल हाउस, पोएम, घोस्ट, एन एनमी ऑफ द पीपल, द वाइल्ड डक, है ना। ये इसके प्ले रहे हैं उनके, जो उन्होंने अपने टाइम में लिखे जी प्ले। तो कहीं ना कहीं हम अगर मॉडर्न ड्रामा की बात करते हैं, तो मॉडर्न ड्रामा कहीं ना कहीं इब्सन से ही शुरू होता है। इब्सन के टाइम में ही मतलब वो बड़ा, है ना। तो लिखा जा रहा था, उनको उन्होंने ब्रेक किया, है ना। कई नाटक उनके पहले फ्लॉप भी हुए। उनकी जो लाइफ की स्ट्रगल थी वो भी मतलब मुश्किल रही, है ना। बचपन से जैसे फादर का बिजनेस में लॉस हो गया, और लॉस होने के बाद उनको मतलब घर छोड़ना पड़ा अपना, वो उनको अपना कई अपनी स्पेस बेचनी पड़ी उनको, और स्पेस बेचकर वो अपना शिफ्ट हुए, है ना। और जैसे ही इब्सन मतलब इब्सन आते हैं, इब्सन के बाद जो मतलब राइटर और भी राइटर आए जिन्होंने उनको फॉलो भी किया, और जो नए राइटर थे जो उनकी राइटिंग को मतलब उनको अच्छी लग रही थी, तो उन्होंने उस पे मतलब बाकी राइटरों ने उनकी प्ले को देखकर उनकी राइटिंग से प्रभावित होकर काम करना शुरू किया। एक बड़ा चेंज लेकर आए वो सोसाइटी में, उनके प्ले के जरिए मतलब काफी चेंज आया सोसाइटी में, है ना। और काफी कंट्रोवर्सी भी रही उनके प्ले को लेकर, है ना। तो जैसे ही, मतलब अब मतलब 15 साल की उम्र में वो उनको पैसों की कमी भी हुई, उन्होंने अपना स्कूल भी छोड़ा, है ना। वो उनके ड्रीम्स भी थे कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाए। उनसे आप दे दिया, फिर उन्होंने फोकस किया अपनी राइटिंग पे, है ना। राइटिंग करना शुरू किया, जैसे जैसे वो सोसाइटी में देख रहे थे वैसा वैसा वो लिखना शुरू किया उन्होंने। तो ये सब मतलब उस दौर में उन्होंने एक नया थिएटर को नए थिएटर की शुरुआत की। उसके बाद आते हैं हमारे पास अगस्त स्ट्रिंबर्ग। तो अगस्त जो थे वो स्वीडिश प्ले राइटर थे, जिनका जन्म स्टॉकहोम में हुआ। उनका पहला महत्वपूर्ण नाटक मास्टर ऑफ था, जो कि एक ऐतिहासिक नाटक था। उन्होंने सबसे बेचैन और एक्सपेरिमेंटल नाटक नाटक माना जाता है, क्योंकि वो सदा से मतलब वो एक ऐसे प्ले राइटर थे जो मतलब मतलब संतुष्ट नहीं थे, है ना। जो कुछ चेंज करना चाहते थे, जहाँ कुछ नई चीज लेकर आना चाहते थे, उसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे अपने, है ना। तो वो कई बार मतलब जो इब्सन का जो थिएटर था, जन ड्रामा था, है ना, तो उसके साथ वो मतलब अपने सहमति नहीं रखते थे। उन्होंने उनके विरोध में भी नाटक भी मतलब लिखे, उनके विरोध में भी नाटक लिखे। एक तरफ जैसे मतलब इब्सन का थिएटर चल रहा था, एक तरफ से इनका भी अगस्त का भी चल रहा था। उन्होंने इनके इब्सन का उनको मतलब इब्सन का विरोधी भी माना जाता है इनको, अगस्त स्ट्रिनबर्ग को। ये इन्होंने नेचुरलिज्म और सिंबोलिज्म, ये मतलब नेचुरलिज्म और सिंबोलिज्म के मास्टर थे। तो नाटक के माध्यम से ये अपने व्यक्ति तन के विद्रोही संतोष के जीवन के सार के प्रति अपना मतलब संतोष उजागर करते थे। उनका अंतिम नाटक द ग्रेट हाईवे लिखा गया, है ना। मिस जूली उनका एक नाटक है ना। तो वो उनकी मतलब कह सकते हैं अभी बढ़िया नाटकों में से माने जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम एंटोन चेखव के है ना, के बारे में हम बात करेंगे। ये इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 1816 से लेकर 1904 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। इनका जन्म जो हुआ है जनवरी 29 1860 इन त्रानलोंग रशिया में, है ना। इन्होंने मास्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरी, इनको मास्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरी भी माना जाता है। इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी भी लिखी, है ना।
इनके जो फादर थे वो एक उनकी एक ग्रोसरी की शॉप थी, जो जिसे हम किराना वगैरह कहते हैं ना, तो दुकान, उनकी दुकान जो थी वो अच्छी नहीं चलती थी। तो 1875 में जब इनका काम फेल हो गया इसके बाप का, तो ये मॉस्को में शिफ्ट हो गए। तो उसके फादर दूसरा काम देखने लगे। लेकिन एंटन चेखव जो था वो वहीं पे रहे, अपने रशिया में, क्योंकि उनको अपनी अभी स्टडी कंप्लीट करनी थी, है ना। कुछ जैसे ही वो अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं तो वो वहां पे चले जाते हैं अपने फादर के पास ही, मॉस्को में अपनी फैमिली के पास चले जाते हैं। तो जब वो वहां पे जाते हैं तो अपनी वो फैमिली को देखते हैं कि फैमिली में जो उनके हालात थे, जो उसकी फैमिली के हालात थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो वो अपनी फैमिली के लिए मतलब अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते थे, है ना। उन्होंने इसके लिए उन्होंने जॉब भी की, कई जॉब भी की है, उसमें से उन्होंने शॉर्ट कॉमिक पीस लिखना शुरू किया। तो उस वक्त क्या कि उन्होंने मतलब जो लोकल मैगजीन मैगजीन थी उनमें भी वो मतलब छपवाए उन्होंने, है ना। उन मैगजीन फिर 1880 में अपने पोजीशन बनने की मतलब प्रैक्टिस स्टार्ट की। अब वो फिक्शन सीरीज में, है ना, और उन्होंने अपना नाम और जो उन्होंने जो लिखा, जो उन्होंने अपने नाम से फिर पब्लिश भी करवाया उनको। फिक्शन स्टोरी मतलब जो होती हैं कि वो एक काल्पनिक स्टोरी होती हैं जिसमें उन्होंने इमेजिनेशन मतलब इमेजिनेशन एलिमेंट भी होते हैं जो रियल और रियल नहीं होते। तो इस चीज पे भी एंटन चेखव ने काफी काम किया। शॉर्ट स्टोरी पे और स्टोरी पे भी उन्होंने काफी काम किया। उनकी लिखी हुई स्टोरी द स्टेप को बहुत ही सक्सेस मिली, वो उस टाइम की बहुत ही मतलब हिट स्टोरी थी। 1888 में उन्होंने उसकी प्राइज भी मिला, जो कि मतलब रशिया का एक बहुत ही बड़ा लिटरेरी प्राइज होता है, उनको उन्होंने वो भी जीता, वो है ना, उनको मिला। फिर उन्होंने उन्होंने मतलब थिएटर के लिए प्लेस भी लिखने स्टार्ट किए, है ना। और द वुड डिमोन उनका एक प्ले है। इस प्ले में वो मतलब अपर क्लास और एजुकेट एक अपर क्लास के जो एजुकेटेड मैन है उसकी बात करते हैं उस प्ले में, है ना, उसकी स्टोरी बताई गई है ना। चेखव में 1890 में बहुत मतलब उन्होंने 1890 के टाइम में बहुत ग्रेट वर्क किया अपने राइटिंग वर्क में। अ, इनकी लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी जैसे कि वर्ड नंबर 6 एंड द लेडी विद द डॉग में इन्होंने जो ह्यूमन नेचर में जो समझदारी अपनी दिखाई 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 उस मतलब क्या ह्यूमन नेचर क्या है उसके बारे में इन्होंने जो एक्सप्लेन किया अपने शॉर्ट स्टोरी के थ्रू, अपने प्लेस के थ्रू, है ना। एक तबके को उन्होंने दिखाया, है ना। तो उसमें काफी चीजें ऐसी उन्होंने बताई गई। चेखव के जो प्ले थे वो मूड और करेक्टर पे ज्यादा कंसंट्रेट करता था वो। और उसके बाद क्या हुआ कि उस दौर में स्टेनिस्लॉवस्की, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो वो एक काम कर रहे थे इस फील्ड में, तो उन्होंने मतलब उनके साथ मिलके काम करना शुरू किया, है ना। फिर उन्होंने मॉस्को में आर्ट थिएटर सोसाइटी के साथ उन्होंने कोलैबोरेट करके उन्होंने काम करना शुरू किया और कई मतलब अच्छे अच्छे वर्क उन्होंने किए एक साथ में, है ना। चेखव का जो मास्टरपीस हम कह सकते हैं सीगुल है ना, जो कि 1895 में प्रकाशित हुआ, है ना। अंकल वान्या है जो 1897 में प्रकाशित हुआ। द थ्री सिस्टर है जो 1901 में प्रकाशित हुआ। द द चेरी ऑर्चर्ड है जो कि 1904 में हुआ। द चेरी ऑर्चर्ड अगर आपने सुना होगा, चेरी का बगीचा भी नाम से हिंदी में मिलता है। इनसे उन्होंने
ऐसे ऐसे उन्होंने प्ले पे काम करना शुरू किया, जो कि उनका बेस्ट काम कहा जाता है। फिर 1901 में उनकी एक लड़की से शादी हो जाती है, जो कि एक एक्ट्रेस एक्ट्रेस थी, जो कि मॉस्को एंड थिएटर कंपनी में ही काम करती थी, है ना। इसी टाइम क्या होता है कि जब उनकी शादी हो जाती है तो उनका मतलब उनकी सेहत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो वो 15 जुलाई 1904 को जर्मनी में ही वो एक होटल में रुके थे, जर्मनी में रुके थे, और वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी, है ना। तब वो मतलब 44 ईयर्स के थे। प्ले जो ऐसे प्ले हैं जो कि वर्ल्ड वाइड मतलब फेमस प्ले, है ना। तो ये मतलब एक आपने सुना होगा कि बुक्स का नाम भी सुने होंगे, चेखव की दुनिया। तो चेखव ने बहुत इस चीज में, इस फील्ड में बहुत काम किया है। कोई चेखव का प्ले अगर आपको लगता है कि आप डिस्कस करना चाहते हो तो हम डिस्कस भी कर सकते हैं, है ना, चेखव के प्ले पे। चेखव को मास्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरी भी माना जाता है, ठीक है। और उनके मतलब उनका जो वो पैदा हुए थे, रशिया में पैदा हुए थे, 29 जनवरी 1860 में वो पैदा हुए थे, है ना। किसी को एंटन चेखव के बारे में कोई बात करनी हो, कोई मतलब उसके प्ले के बारे में जहाँ हम कोई डिस्कस कर सके, जैसे। एंटोन चेखव 1860 और 1904 में, है ना, मतलब उनका जो टाइम पीरियड है वो ये रहा है। अब चेरी का बगीचा आपने पढ़ा होगा किसी ने। उसके बाद आते हैं हम जेएम सियाज, है ना। तो ये 16 अप्रैल 1871 को मतलब इनका डबलिन में आयरलैंड में हुआ है इनका जन्म। और जेम्स हेंज एक आयरिश ड्रामेटिस्ट थे। इनके इनको इनके प्ले द द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए जाना जाता है ना। तो अ, ये अपने पांच पांच मतलब फैमिली के जो इनके जो भाई बहन थे उनमें से ये सबसे छोटे थे। तो इनके 1872 में इनके फादर की डेथ हो गई, है ना, जेएम सियांस की। कब बॉर्न हुए? 16 अप्रैल 1871 को, नियर डबलिन, आयरलैंड में हुआ था। जेएम सियांस एक आयरिश ड्रामेटिस्ट थे। इनके प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए जाना जाता था, ठीक है। ये अपने घर में सबसे छोटे थे, है ना। 1872 में इनके फादर की डेथ हो गई है। इनकी जो परवरिश थी इनकी माँ ने की थी, जो कि एक बहुत ही धार्मिक लेडी थी, है ना। तो इनका जो इन्वायरमेंट था वो मतलब पूरा वही रिलीजियस टाइप का था। अ, अ, सियान जो थे मतलब वो थोड़ा सा वो फिजिकली फिट नहीं थे, वो मतलब वो स्कूल में वो कम ही जा पाए, है ना। कम ही गया क्योंकि अटेंडेंस उनकी शॉर्ट हो गई थी। तो उनकी मदर ने क्या किया कि उनके लिए एक जो ट्यूटर ट्यूटर होता है अपना, है ना, तो उनको घर पे लगाया।
है ना, उनको वो ट्यूटर उनको घर पे ही पढ़ाने आता था, उन्होंने अपनी स्टडी वहीं पे है ना की। दिसंबर 1892 में उन्होंने एक कॉलेज से अपनी फिर उन्होंने एक डिग्री प्राप्त की। सियांज को मतलब अपनी मतलब म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था उनको। तो उनकी स्टडी जो थी वो वायलिन में थी, है ना। उनका जो सपना था वो म्यूजिशियन बनने का था। तो वो चाहते थे कि वो बड़े होकर एक म्यूजिशियन बने, है ना। लेकिन क्या हुआ कि इस वजह से उनको मतलब रॉयल एकेडमी की तरफ से उनको स्कॉलरशिप भी लगी, है ना। तो वो स्कॉलरशिप लगी, और जब वो किसी स्टेज पे वो परफॉर्म कर रहे थे, तो इसी टाइम उन्होंने पोइट्री भी लिखना शुरू किया। तो जैसे ही मतलब वो टाइम ऐसा था कि जब वो पढ़ रहे थे, जब वो स्टेज पर परफॉर्म करना चाहते थे, परफॉर्म कर रहे थे, तो उनको मतलब परफॉर्मेंस उस वक्त वो नर्वस हो गए। तो उन्होंने मन में सोच लिया कि मैं आज से मैं म्यूजिक ही नहीं करूंगा, म्यूजिक को छोड़ दूंगा, है ना। तो अ, ये उनका मतलब वो इतने नर्वस हुए कि उन्होंने मतलब वो फील्ड ही छोड़ दी। तो 1894 में ये अपने तो ये मतलब 1894 में ये अपना पेरिस चले गए, उन्होंने वहां पे पोइट्री लिखना शुरू किया, है ना। 1895 में इटली में इटालियन लैंग्वेज पर उन्होंने स्टडी करने लगे। तो फिर वो एक लड़की को मिलते हैं, उनको लड़की बहुत पसंद आती है, लेकिन वो क्या होता है कि लड़की उनको वो लड़की को प्रपोज करते हैं, मैरिज मैरिज के लिए ऑफर करते हैं, लेकिन लड़की उसको मना कर देती है। तो 1896 में वो एक होटल में जाते हैं, वो पेरिस में होटल होता है, विलियम यर्ट्स से मिलते हैं। तो विलियम यर्ट्स उन्हें सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं कि तुम ऐसा करो कि तुम ये जगह छोड़कर तुम अपना आयरलैंड चले जाओ, वेस्ट कोस्ट में, है ना। तो वहाँ पे वहाँ के लोगों को मिलो, वहाँ के लोगों को देखो, उनसे बातचीत करो, है ना, और उन पे लिखो कुछ। तो अ, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उनकी विलियम याट्स की बात को माना, और वो अपना आयरलैंड में चले गए। वहां पर उन्होंने उनकी लाइफस्टाइल को बारे में जानने के को जाना। वहाँ का जो वो वहाँ के जो लोग थे, है ना, उनको उनके बारे में जाना, उनकी जो फोक स्टोरी थी उनके बारे में जाना। अ, और और उनकी जो लोकल स्टोरियां थी, जो लोकल लैंग्वेज थी, उसको सीखा। उसको सीखने के बाद उन्होंने एक अपना लिखना शुरू किया, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया वहाँ पे यहाँ के लोगों का जो साइकोलॉजी थी, है ना, उनके बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया, है ना। और उनका मतलब उनका जो वर्क था द आयरन आइसलैंड में, उन्होंने काफी देर बताया, और वहाँ पे उन्होंने काफी काम किया। उन्होंने वहीं पे उन्होंने राइटिंग वर्क किया। वहीं पे उन्होंने 1901 में उन्होंने व्हेन द मून हैज सेट भी लिखा था। इस प्ले में ये प्ले जो था वो एक नास्तिक आदमी, एक नास्तिक की कहानी थी, जो कि एक रिलीजियस लेडी से, है ना, से जैसे उसको प्यार हो जाता है, उस पे ये कहानी थी, उस पे उन्होंने लिखा। उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने प्ले भी कंपोज किए, है ना। दो प्ले ऐसे थे जो उन्होंने कंपोज किया। फिर उन्होंने उसके बाद वो उन्होंने तीन प्ले लिखे जो थे राइडर द सी, शेडो ऑफ द गैलिन, और द टैंकर द टिंकर इज वेडिंग। तो सियांस ने उनको क्या कहते, उनको एक लाइफोमिया नाम की एक बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से वो मतलब उनकी डेथ 24 मार्च 1909 में हो गई थी। उन्होंने पूरा टाइम इस वक्त उन्होंने पूरा जो टाइम था अपना वो उन्होंने राइटिंग में ही निकाला। इनकी राइटिंग मतलब जो थी बहुत पावरफुल थी, है ना। बहुत लोग इम्प्रेस थे इनकी राइटिंग से, है ना। तो
जेएम सियान जो है हमारे पास यहाँ पे 1871 से लेकर 1909 तक हमारे पास उनका टाइम पीरियड आता है। तो जिनका जन्म 16 अप्रैल 1872 नियर डबलिन में आयरलैंड में हुआ था। जेएम सियान एक आयरिश ड्रामेटिस्ट थे। इनके प्ले इनका इन्हें इनके प्ले द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए बहुत जाना जाता है। ये अपनी फैमिली में से सबसे छोटे थे, है ना। 1872 में इनके फादर की डेथ हो गई थी। इनकी परवरिश थी जो इनकी माँ ने की, जो कि बहुत ही रिलीजियस लेडी थी, है ना। सेंट स्कूल में कम ही टाइम मतलब कम टाइम ही गए, क्योंकि वो अपनी फिजिकल मतलब फिट नहीं थे। वो हेल्थ इशू के कारण वो अपना मतलब स्कूल नहीं जा पाते थे। तो इनकी माँ ने उनके लिए एक पर्सनल ट्यूटर रखा, है ना, जो उनको घर पे आकर ही पढ़ाता था। तो दिसंबर 1892 में इन्होंने एक कॉलेज से अपनी डिग्री प्राप्त की, है ना। इनको म्यूजिक का बहुत शौक था, ये बड़े होकर म्यूजिशियन ही बनना चाहते थे, है ना। तो उन्होंने अपना मतलब इनकी जो स्टडी थी वो वायलिन में थी, है ना। वायलिन बहुत अच्छा बजाते थे, है ना। जैसे ही लेकिन क्या हुआ कि कॉलेज में जैसे ही वो परफॉर्म करने लगे, तो उनका जब परफॉर्म कर रहे थे तो इतना नर्वस हो गए, इतना नर्वस हो गए कि वो मतलब परफॉर्म नहीं कर पाए। तो उनको उनको एहसास हुआ कि वो मतलब इसके लिए नहीं बने, तो उन्होंने वो म्यूजिक का वो छोड़ दिया, पूरा मतलब फील्ड ही छोड़ दी उसको। उसके बाद उन्होंने मतलब पूरा अपना टाइम टाइम जो है वो लिटरेचर पर फोकस कर दिया, कि वो लिटरेचर ही मतलब लिखेंगे, है ना, पढ़ेंगे और लिखेंगे। फिर 1895 में अ, इटली में गए, उन्होंने वहाँ की इटालियन लैंग्वेज पे उन्होंने स्टडी करने लगे, है ना। अ, फिर वो किसी एक लड़की को मिलते हैं, जिसको वो शादी के लिए ऑफर करते हैं, लेकिन वो उसको मना कर देती है। फिर वो एक और लड़की को मिलते हैं, उसके बाद वो उन उसके मतलब उसके साथ उनकी शादी भी होती है ना। विलियम जेम्स ने फिर उनको एक राइटर मिलते हैं, विलियम येट्स, है ना। तो उन्होंने उनको सलाह दी कि वो यहाँ ना रुके, है ना, वो अपना आयरलैंड में जाए, वहाँ के लोगों से मिले, उनसे बात करे, है ना, कि वो लोग कैसे हैं, उनके बारे में जाने, और वो उनके ऊपर लिखे। तो उन्होंने उनकी बात सुनी, और उनकी बात सुनकर वो अपना मतलब यहाँ से वो चले गए वहाँ पे अ, आयरलैंड में। तो वहां पे रहकर उन्होंने उन लोगों से मिले, बातचीत की, है ना। बातचीत करने के बाद जब वो पहुंचे थे उस वक्त, तो 1898 में आयरलैंड में जब पहुंचे थे, तो वहां पे स्प्रिंग सीजन था, है ना। जब पहली बार रुके थे, उन्हें उन्होंने वो विलियम की बात सुनकर उनसे, है ना, लोगों से मिलना शुरू किया। 1901 में जब वो उन्होंने द मून हैज सेट भी लिखा था, है ना। इस प्ले में एक नास्तिक की कहानी है, जो बताया गया जैसे एक धार्मिक लेडी से प्यार हो जाता है ना। उन्होंने फिर कई प्ले भी दो दो तीन प्ले भी कंपोज किए, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने 3 प्ले लिखे, राइटर राइटर टू द सी, शैडो ऑफ द गैलिन, दैट टैंकर इज द वेडिंग, है ना। तो फिर उनको मतलब एक लाइफोमा नाम की बीमारी थी, तो जिसकी वजह से वो बेड बेड रेस्ट पे थे। तो इसी दरम्यान उनकी मतलब डेथ भी हो जाती है, आना 24 मार्च 1909 को। तो उन्होंने पूरा टाइम मतलब उस टाइम उन्होंने पूरा टाइम अपना राइटिंग को दिया। अ, तो उनकी राइटिंग में मतलब बहुत पावरफुल पावरफुल थी, है ना। तो उनके जो बहुत ही फेमस प्ले हैं, इन द शेडो ऑफ द गैलिन, राइटर टू द सी, द वेल ऑफ द सैंड, है ना, द आर्यन आइसलैंड, द प्ले द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, द टैंकर इज वेडिंग, पोइम एंड ट्रांसलेट, उन्होंने पोइम भी ट्रांसलेट की, है ना, डिस्क्राइब ऑफ द सॉरो। तो ये हमारे राइटर थे। उसके बाद आते हैं हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बाद, है ना। तो इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो है 1856 से लेकर 1950 तक। इनके प्ले ने पूरी सोसाइटी को, जो इनके प्ले थे ना, उनके प्ले ने पूरी सोसाइटी को बदल के रख दिया था। वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबेल प्राइज भी मिला था, है ना। लिटरेचर में भी नोबेल प्राइज मिला था इनको। सबसे ज्यादा ये मतलब पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहे थे ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, है ना। जो आपने
इंग्लैंड में लेबर पार्टी सुनी होगी, तो ये उसी के फाउंडर रहे हैं जो आज भी मतलब एक्टिव है। तो इनके क्लेम बहुत ही अच्छे होते थे, है ना, बहुत ही बहुत ही शुरू शुरू क्लेम हो गए, है ना, धीरे, है ना। तो इनका जो है वो होता है 26 जुलाई 1856 में हुआ डबलिन में। तो ये भी एक आयरलैंड में हुआ था, आयरिश ये राइटर थे। लेकिन ये बाद में यूके में शिफ्ट हो गए थे। तो इनका जो बचपन था वो भी एक मतलब लोअर मिडिल क्लास से निकला था, है ना। इनके जो बाप थे वो मतलब ड्रिंक करते थे। बाप की मतलब जो थी कि अपनी जो वाइफ थी उसकी मदर थी जो अंजाद बरनार शाह की, उससे बनती नहीं थी, है ना। तो उसके बाप को लगता था कि कहीं ना कहीं कि जो जाट बर्नाश है वो उसका बेटा नहीं है, वो किसी और का बेटा है। जो हम उसका नाम था जॉर्ज ली, जो कि एक म्यूजिक सिखाता था, है ना। उसकी मदर को उसके उसके साथ प्यार हो गया था, है ना। तो उसके जॉर्ज के बाप को लगता था कि ये जो मेरा बेटा है वो मेरा बेटा नहीं है, वो जॉर्ज का बेटा है, जॉर्ज ली का बेटा है। तो इस वजह से उसके घर में जो मतलब तनाव ही रहता था, फैमिली जो सर्कमस्टांस थे तो वो ज्यादा अच्छे नहीं थे। लेकिन हाँ, कभी मतलब पैसे की उनको उसको कभी तंगी नहीं आई थी, मतलब पैसा उसको सब मिलता था, है ना। तो उसको जॉर्ज को बचपन में ही लगता था कि उसकी जो माँ है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, है ना। और वो इस चीज की अंदर अंदर मतलब घुलता रहता था कि कोई उसको प्यार नहीं करता जैसे उसको प्यार मिलना चाहिए, वो उसको नहीं मिला, है ना। और माँ भी उसको मतलब इग्नोर टाइप करती थी, है ना। जॉर्ज कभी मतलब उन्होंने मतलब स्कूल उनको कभी पसंद ही नहीं आया ना, वो काफी स्कूलों बहुत स्कूल उन्होंने बदले। उनको लगता था कि जो स्कूल है ना वो एक जेल खाना है, टीचर यहाँ पे एक वार्डन है, और जो डंडे मार मार के हमें वो उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना। ये कोई मतलब ये कोई पढ़ाई नहीं है, ये तो एक सर्कस है, वो उनका मतलब ऐसा थॉट था, ऐसा सोचते थे वो उस वक्त, है ना। तो उन्होंने 1872 में मतलब फिर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, और 15 साल की उम्र में ही वो मतलब कमाना शुरू कर दिया। अभी तक यहाँ पे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कोई भी ऐसा उन्होंने सोचा तक नहीं था कि उन्हें वो राइटिंग फील्ड में आएंगे या लिखेंगे या कुछ करेंगे, है ना। तो जॉर्ज ली जो उसकी मदर के जो लवर था ना, तो और उसकी माँ ने जो मतलब उन्होंने फैसला किया कि वो डबलिन में ही एक मतलब सोसाइटी है जो कि बहुत अच्छी सोसाइटी है, जहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। वो थोड़ी कॉस्टली थी, लेकिन जब दो फैमिली मिलके लेंगे तो उनके लिए इजी रहेगा। तो वो अपना मतलब प्लान करते हैं कि भी हाँ चलो ठीक है, हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो उनकी फैमिली जो पहले वाले घर में रहते थे वो छोड़ के वो डबलिन की एक सोसाइटी में चले गए। लेकिन ये चीज जॉर्ज को मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ऐसे कैसे कि वो जो वहाँ पे जो उनकी पहली स्पेसिस उसके साथ उसके इमोशंस जुड़े हुए थे, है ना, वो उसको ज्यादा पसंद था, लेकिन वहाँ पे उसको रहना ज्यादा पसंद नहीं था। लेकिन फिर जॉर्ज बर्नाशा उनके पास चले गए, है ना। और वहाँ पे वो क्योंकि म्यूजिक सिखाते थे उसके जो जॉर्ज ली थे, उसकी मदद का जो जो इसके स्टेप फादर थे। तो वो म्यूजिक सिखाते थे, उनके पास काफी स्टूडेंट आते थे म्यूजिक के। तो वो उनको जब मतलब म्यूजिक वाले स्टूडेंट आते थे तो वो उनके पास बुक्स होती थी, तो वो बुक्स जॉर्ज को दे देते थे, है ना। तो जॉर्ज ने वहां पे जब उसके पास बुक्स आने बुक्स मिली उसको, उसने बुक्स को मतलब पढ़ना शुरू किया। जैसे ही बुक्स को पढ़ा वो, है ना, तो उसका जो इंटरेस्ट था वो क्रिएट हुआ लिटरेचर में। लिटरेचर को पढ़ना शुरू किया उन्होंने, है ना। बहुत सारे उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे राइटर को पढ़ना शुरू किया, है ना। मतलब उनका जो पढ़ाई में जो इंटरेस्ट था तब वो क्रिएट हो गया। अब क्या है कि उसके बाद फिर सारी फैमिली जो थी वो लंदन शिफ्ट हो गई। उसके बाद उन्होंने वो कभी नहीं मतलब वापस है, वो लंदन ही रहे मतलब सारी उम्र। और वो यूके और यूके के मतलब समर्थक भी थे, है ना, चाहे वो खुद आयरलैंड से आए थे, है ना।
लेकिन यहाँ पर भी आके उनको मतलब जब वो लंदन में शिफ्ट हो गए, यहाँ पर भी आके उनको लग रहा था कि उनको जॉब चाहिए, तो जॉर्ज ली ने उनको मतलब ऑप्ट कर दी कि अगर तुम बाहर भी जॉब करके तुम घर में क्यों नहीं करते, मुझे भी हेल्प की जरूरत है, तो उन्होंने उनको अपने अपने पास रखा। अ, इससे पहले भी जॉर्ज ने काफी मतलब जॉब बदली है ना, कभी वो कभी मतलब वो पियानो भी बजाते थे, है ना, तो पियानो भी बजाता था, कभी वो किसी ऑफिस में भी काम कर रहा था, अलग 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 जॉब मतलब कर रहा था, है ना। तो उन्होंने 1878 में पहला ड्रामा लिखा जो कि पब्लिश नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि उन्होंने एक नाटक लिखा, नाटक लेकर वो किसी पब्लिश के पास गए, उनको बोला कि ये मेरा नाटक है। तो उस वक्त क्या कि आज के टाइम में भी ऐसे ही होता है कि जो पब्लिशर होते हैं वो पहले आपका वो पढ़ेंगे कि आपने क्या लिखा है, वो आप देखेंगे इसको छापना है या नहीं छापना है ना। तो उसके लिए जब वो अपने नाटकों को पब्लिशर के पास लेकर जाते थे तो उनको बड़ी दिक्कत आती थी, है ना। लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं फिर और काम करते रहते थे, साथ साथ चलता रहता था उनका, है ना। फिर उन्होंने एक टेलीफोन कंपनी में भी काम किया। फिर मतलब ये लाइफ की उनकी जो स्ट्रगल चल रही थी, है ना। तो एक टाइम पे आकर उन्होंने ये सब को बंद कर दिया। उन्होंने सोच लिया कि मैं ऑथर ही बनूंगा, है ना, मैं लिखूंगा ही, लिटरेचर ही लिखूंगा। तो उन्होंने क्या किया कि वो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। अब लिखना शुरू कर दिया तो लिखते लिखते उनको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए थे लिखते लिखते। लेकिन क्या हुआ कि 4 साल लिखते लिखते लिख तो रहे थे, लेकिन उसके साथ इनकम नहीं कोई जनरेट हो रही थी, इनकम नहीं आ रही थी। तो 4 सालों में उनका मतलब बहुत ही स्ट्रगलिंग टाइम रहा वो, है ना। तो वो बड़े परेशान भी हुए जब वो अपना किसी के पास नाटक या कोई अपनी कोई कहानी या कुछ लेकर जाते थे, तो वो कोई उसको छापता नहीं था, उसको मना कर देते थे, इसके लिए वो परेशान भी रहते थे। लेकिन जो उसकी माँ थी उसने उसको मोटिवेट किया, जो चाहे बिल्कुल चाहे उसकी माँ जो थी उसको प्यार नहीं करती थी उसके नजरिए से। लेकिन कई होते हैं कि वो अपना प्यार जाहिर नहीं करते, ऐसे ही उसकी माँ भी थी। तो लेकिन वो अपने चाहे माँ जैसी भी हो, लेकिन अपने बेटे की परेशानी नहीं देख सकते। तो उसने उसकी माँ ने उसको बोला कि तुम परेशान मत हो, कि जो भी तुम्हें पैसे चाहिए वो मैं दे दूंगी, है ना। तो वो उसको पैसे भी देना शुरू उसने कर दिया। अब जॉर्ज जो थे वो उनके क्या हुआ कि उनके स्मॉल पॉक्स हो गया ना, जैसे चिकन पॉक्स आज की टाइम की बीमारियां हो जाती है ना, तो उनके चेहरे पर जो थे दाग आ गए, है ना। तो अब उन्होंने उस वक्त मतलब दाढ़ी रखना शुरू कर दिया, दाढ़ी का ट्रेंड भी था, है ना। तो अब दाढ़ी रखना रखी उन्होंने, है ना। तो फिर वो उनका जो इंटरेस्ट था वो पॉलिटिकली भी ज्यादा था, है ना। वो जो उस वक्त की राजनीतिक पार्टियां थी उसमें भी वो शामिल होते थे, उनके जो सेमिनार होते थे जहाँ जो कहीं पे भी कोई प्रोग्राम होता था वो वहाँ पे जाते थे, वो उनको अटेंड करते थे। तो उनका इंटरेस्ट उसमें भी पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा था। और उसके साथ साथ वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ते थे, इकोनॉमिक्स भी उनको अच्छी लगती थी ना। तो फिर उन्होंने मतलब कार्ल मार्कस को भी पढ़ा। जैसे ही उन्होंने कार्ल मार्कस को पढ़ा कि उनकी जो थॉट थे वो बिल्कुल ही बदल गए, क्योंकि कार्ल मार्कस ने जो लिखा है ना, तो बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। लेकिन उनके साथ साथ उनकी वो भी एक मार्क्स के बाद मार्क्सवाद की बात में चलते गए, है ना। तो कार्ल मार्कस को पढ़ने के बाद तो अ, फिर उन्होंने यहीं पे मतलब उन्होंने लेबर पार्टी के भी फाउंडर भी रहे हैं उन्होंने। मार्कस के बाद वो उन्होंने और उनकी जो विचारधारा थी वो बिल्कुल बदल गई थी, है ना। वो ग्रेजुएलिज्म के बाद में आ गए थे, है ना। तो अब धीरे धीरे उनका जो माइंड था वो भी चेंज होने लगा, है ना। उन्होंने फिर उस वक्त में कई प्ले भी लिखे, जैसे कैंडिडा, है ना, हिट प्ले था, है ना। तो जॉर्ज के प्ले में मतलब जॉर्ज के जो प्ले होते थे वो उनमें बड़ा ह्यूमर होता था, है ना। जो सोसाइटी पर टॉन्ट करते थे, है ना। कभी कभी प्ले में हैप्पी एंडिंग भी होती थी, है ना। कभी कभी सैड एंडिंग भी होती थी। मोस्टली ज्यादातर जो उनके प्ले रहे हैं वो हैप्पी एंडिंग वाली प्ले रहे हैं, और सैड कम ही होते थे, है ना। तो कभी कभी ऑडियंस को भी मतलब जब उनके जो प्ले होते थे
ऑडियंस को भी ऑडियंस भी कंफ्यूज रहती थी कि इसका जो एंड है वो सैड है या हैप्पी है। तो फिर जैसे जैसे उनका माइंड डिवर्ट होता गया वो, तो उन्होंने सोशलिज्म पे भी प्ले लिखे, है ना। उनका एक प्ले था आर्म एंड द मैन, 1894 में आया वो, है ना। जिसमें वार के बारे में मतलब वार के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि एक जिसमें क्या कि एक लड़की होती है जो कि बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। और उसी उसी घर में क्या होता है कि एक एक नौकरानी भी है जो कि गरीब परिवार से संबंधित होती है। तो उसका एक मंगेतर है जो उसी घर में मतलब आता जाता रहता है। तो उसका जो मंगेतर है वो उस लड़की का, वो जो घर में एक नौकरानी है उस पर भी डोरे डालता था वो। अब क्या होता है कि उस वक्त उस टाइम में मतलब उसका जो मंगेतर है वो वॉर पे गया हुआ है। और पीछे से कोई एक सिपाही होता है जो सैनिक होता है, कोई उसके घर में घुस जाता है और वो उस उससे उससे हेल्प मांगता है कि मुझे आप अपने घर में मतलब रोक जगह दे दीजिए ताकि मैं बच सकूं। तो उसको अपने घर में जगह देती है। तो होता क्या है कि अब धीरे धीरे उसको प्यार हो जाता है उसके साथ में। अब जो उसका मंगेतर है लड़की का, अब अब वो वापस आ जाता है। तो उसको इस बात बात का पता चलता है कि उसने मेरी जो मंगेतर है उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तो उसको बुरा बुला भी बोलता है। लेकिन जो उसी घर में जो नौकरानी होती है, तो नौकरानी का उसके मंगेतर के साथ अफेयर हो जाता है। तो लेकिन उसको पता होता है कि वो उसको कहती है कि मैं तो गरीब घर से हूँ, तो क्या वो मुझसे शादी करेगा, है ना। तो पूरा स्टोरी में हम एंड में क्या देखते हैं कि जो मतलब हैप्पी एंडिंग होती है कि जो अ, जिसका जो प्यार होता है उसको एंड में सबको अपना अपना प्यार मिल जाता है। लेकिन उसमें से एक करेक्टर ऐसा होता है जो कि उसी घर में नौकर भी होता है, जो कि उस नौकरानी को प्यार करता है, लेकिन उसको वो प्यार नहीं मिलता, है ना। तो कहीं ना कहीं वो जो शेड है, जो हैप्पी एंडिंग और सैड एंडिंग का जो हम मिक्सचर कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि ऑडियंस जब उनके प्ले देखती थी तो तब उनको वो कंफ्यूज हो जाती थी कि इस पे हम ये प्ले की हैप्पी एंडिंग है या सैड एंडिंग है। तो वो डिसाइड करने में उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता था, है ना। लेकिन मोस्टली ज्यादातर उनके प्ले जो होते थे वो कॉमेडी ही रहे हैं। और वो सोसाइटी पे टॉन्ट टॉन्ट ही उन्होंने किया है ना, है ना। तो ऐसे प्ले उनके मतलब ज्यादातर रहे हैं। जैसे अ, जैसे वो बीमार, वहां पे नर्स आती थी, तो जो उनकी केयर के लिए वहां पे रखी हुई थी, है ना, जो कि ठीक ठाक घर से थी। तो वो भी उनकी एज की थी, है ना, 42 के एज की थी। तो उनमें आपस में प्यार रहता है तो वो शादी कर लेते हैं। तो शादी करने के बाद भी उनके कोई बच्चा मतलब बच्चा नहीं होता है। तो उनका एक प्ले है मैन एंड सुपरमैन, 1902 में ये लिखा गया था और जो कि बहुत ही हिट प्ले था, है ना। फिर द डॉक्टर डायलामा, इसके बाद उन्होंने 14 प्ले लिखे थे। ठीक है। धीरे धीरे राइटिंग मतलब जैसे जैसे जब वो शुरुआत में लिख रहे थे तो उनकी जो राइटिंग थी ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो उनको कई बार बहुत बार क्रिटिसाइज किया जाता था कि ये अच्छे नहीं है, ये ऐसा नहीं है ना, अच्छा नहीं लिखा है। लेकिन धीरे धीरे जो जो वो राइटिंग करते गए तो उनका जो इंटरेस्ट था, जो उनकी राइटिंग स्किल थी वो अच्छी होती गई और उन्होंने बहुत अच्छे से राइटिंग नाटक लिखना शुरू कर दिया। उनका एक नाटक है इंगमेलिन, 1912 में लिखा गया, जो कि उनका ग्रेट वर्क माना जाता है। इसकी कहानी क्या है कि एक बंदा है जो मूर्ति बनाता है और मूर्ति जिस जो वो मूर्ति बनाता है उसको उसी से प्यार हो जाता है। तो एक तरफ से क्या है कि एक बंदे ने मूर्ति बनाई और उसी को उससे उससे प्यार हो गया। इसमें फिर क्या होता है कि एक लड़की होती है जो कि फूल बेचती है ना। फूल बेचने वाली जो लड़की होती है वो इतनी इम्प्रेसिव नहीं होती कि कोई भी
जो कस्टमर है उससे वो फूल ले लें या उससे फूल है ना खरीद लें। तो क्या होता है कि वो मतलब डिप्रेस होती है इस बात से कि मेरे है ना मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है ना, और उसका सुनता नहीं कोई, मैं उससे फूल नहीं खरीदता है ना। तो वो ऐसे ही सारा दिन वो निकल जाता है उसका। तो क्या होता है कि जब वो जब वो सड़क पे जा रही होती है तो उस पे उसका किसी लड़के से टकराव हो जाता है। और टकराव होता है तो उसके जो फूल हैं वो नीचे गिर जाते हैं। अब फूल नीचे गिरते हैं तो वो उसको मतलब बोलती है ना कि तुम्हें दिखता नहीं है ये वो, मेरे फूल सब तुमने गिरा दिए। अब क्या होता है कि जो लड़का वो जिससे फूल वाले से वो टकराई है वो उसको सॉरी वगैरह बोलता है ये वो, है ना। तभी उस लड़की का किसी और लड़के के ऊपर ध्यान जाता है जो कि बड़ा ही दिखने में इम्प्रेसिव है ना, बातचीत करने में बड़ा ही अच्छा है ना। तो लोग सब उसकी बात सुन रहे हैं, है ना, जो वो कह रहा है मतलब वो एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है ना, बातचीत करने में बहुत अच्छा है ना। तो वो लड़की उस लड़के को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। तो वो उसके पास जाती है ना, उसको बोलती है कि अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मुझे है ना बोलचाल की जो जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आप मुझे सिखाए। तो अब वो उस लड़के का एक दोस्त होता है तो वो उसको बोलता है कि तुम इस लड़की को, मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम इस लड़की को सिखा नहीं पाओगे। वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि क्यों नहीं सिखा पाऊंगा मैं, तुम मेरे साथ शर्त लगा लो कि मैं सिखा दूंगा। अब क्या है कि वो लड़की आना शुरू होता है, उसके पास क्लासेस लगने उसकी, वो जाती है हर रोज क्लासें लगा रही है ना। जैसे ही मतलब उसको पता चलता है कि मतलब ये लड़का जो है ना, क्योंकि उस लड़की को उस लड़के से प्यार हो जाता है। अब जैसे ही प्यार हो जाता है तो जो लड़का वो थोड़ा सा मतलब हाइट हाई है थोड़ा सा ना, वो अग्रेसिव है ना, वो अपना जो उसका नेचर है वो नहीं बदल पा रहा। तो लेकिन लड़की को उस लड़के से प्यार है। अब क्या होता है कि अब जो लड़की होती है लड़की को पता चल जाता है कि ये लड़का है जो जो बिल्कुल नहीं बदलेगा, है ना। तो वो लड़की, आप देखो कि एंड में वो उस लड़के से शादी कर लेती है जो उससे पहली बार टकराया था, जिसके साथ उसके टकराव हुआ था और फूल नीचे गिर गए थे, तो उसके साथ उसकी मतलब वो शादी कर लेती है। मतलब ये प्ले उसका ऐसा प्ले था कि बहुत हिट हुआ था, है ना, हिट हुआ था। तो इसमें इसमें ऑडियंस को मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि मतलब वो प्यार किससे कर रही है और शादी किससे हो रही है ना। तो काफी चीजें थी जिसमें मतलब ये कंट्रोवर्सी में भी रहे प्ले है ना ऐसे। तो फिर वो जॉर्ज बर्नाशा जो थे वो उन्होंने कई इलेक्शन भी लड़े वहां पे, है ना। तो मतलब इलेक्शन में कभी जीत नहीं पाए, लेकिन फिर उन्होंने एक बार डिसाइड किया कि नहीं वो इलेक्शन वगैरह पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, वो उनके बस का काम नहीं है। तो उन्होंने पूरा फोकस अपना लिटरेचर पर किया। तो उनके टोटल प्ले हमारे पास आते हैं 62 प्ले। तो जॉर्ज बर्नाशा की जो प्ले हैं वो पूरी सोसाइटी को ही मतलब उन्होंने चेंज लेकर आए, है ना। 1925 में उनको नोबेल प्राइज मिला, है ना। लिटरेचर में उनको नोबेल प्राइज मिला, है ना। सबसे ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिविटीज वही रहे, लेबर पार्टी जो इंग्लैंड में आज ही चल रही है उसके बारे में भी उनको मतलब उनका फाउंडेशन मतलब फाउंडर माना जाता है ना। बर्नाशा ने उसकी नींव रखी थी, है ना। एक वो मतलब प्ले राइटर बहुत अच्छे थे, है ना। उनका जन्म 26 जुलाई 1856 में हुआ था, है ना। डबलिन में हुआ था, आयरलैंड में हुआ था, है ना। लोअर मिडिल क्लास से वो संबंध रखते थे। बाप जो उनका था वो एक बिल्कुल ही शराबी किस्म का आदमी था, है ना। बाप की अपनी पत्नी से नहीं बनती थी। तो उनका जो फैमिली बैकग्राउंड थी, जो फैमिली माहौल था वो बिल्कुल ही ऐसा था कि अ, हर वक्त लड़ाई रहती थी। और है ना, और उसका बाप अपने बेटे को भी मतलब प्यार नहीं करता था, और उसको हमेशा यही लगता है कि ये मेरा बेटा है ही नहीं, है ना, ये जॉर्ज ली का बेटा है, जो कि उसकी मदर का एक लवर है ना। तो वो एक म्यूजिक टीचर है जो मतलब जॉर्ज ली है ना। तो तो ऐसे
फादर और जो मदर का जो लड़ाई थी उसमें उस बच्चे को मतलब प्यार नहीं मिला, उसने जो उसकी लाइफ की जो स्ट्रगल रही है उस वक्त में, है ना, वो हम देख पाते हैं इसमें कि कैसे कैसे उनकी स्ट्रगल रही, कैसे कैसे वो जो एक्सेप्ट कर रहा था अपनी फैमिली से, जो अपनी फैमिली से लेना चाहता था वो नहीं उसको मिला, है ना, वो प्यार नहीं मिला, है ना। तो उसकी मदर भी ऐसी थी कि वो कुछ लोग होते हैं जो अपना मतलब एक्सप्रेस नहीं करते अपने, है ना, प्यार एक्सप्रेस नहीं करते, उनके करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है ना। तो उसको हमेशा यही गिल्ट रहता था कि मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती, है ना, वो मतलब ना मेरी तरफ ध्यान देती है। और फिर वो जब स्कूल स्कूल में गए तो उनको स्कूल कभी पसंद नहीं आया ना, वो एक स्कूल उनकी वजह, उन्होंने कितने स्कूल बदले, है ना, उनकी जो स्कूलों के प्रति सोच थी वो उनको यही लगता था कि ये जेल खाने हैं, यहाँ के जो टीचर हैं वो अपना वो वार्डन है, वो मतलब डंडे मार मार के जो पढ़ाते हैं, है ना, ऐसे कौन पढ़ाता है, ये कौन सी पढ़ाई है। तो ये उनका मतलब थॉट था स्कूलों को लेकर। फिर उन्होंने मतलब स्कूल एक टाइम पे छोड़ ही दिया, है ना। और फिर उनको लगा कि नहीं भाई अभी मैं, जब वो 15 साल के थे तो उन्होंने सीधा कमाना शुरू किया, है ना। तो यहाँ तक मतलब 15 साल की उम्र में जब वो कमाना शुरू करते हैं तो उनको मतलब राइटिंग का या लिटरेचर का बिल्कुल भी शौक नहीं था। तो क्या होता है कि जॉर्ज की जो पहली पसंद थी, है ना, अ, तो जॉर्ज ली और जॉर्ज की जो मदर थी उनकी फैमिली, जो दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो यहाँ से अपने स्पेस छोड़ के वो इसी में अपना अ, अ, डबलिन में ही चलते हैं किसी अच्छी सोसाइटी में जहाँ पे अच्छे लोग रहते हो, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली था, लेकिन फिर भी उसमें दो फैमिलियाँ मतलब कर सकते थे, अफोर्ड कर सकती थी। तो अब वो वहां पे चले गए, लेकिन जॉर्ज कभी भी अपने उस जहाँ पर वो पैदा हुए थे वो उसको छोड़ना नहीं चाहते थे, है ना। और उनका उनके साथ लगा था, वहाँ के बच्चों के साथ लगा था, क्योंकि उसके दोस्त वहाँ पे थे, है ना। तो एक राइटर की जो मतलब बैकग्राउंड जर्नी है, तो हमें हमें इससे देखने को मिलती है ना कि कैसे कैसे मॉडर्नाइजेशन ड्रामा, जो मॉडर्न ड्रामा था, है ना, कैसे कैसे वो जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो उन्होंने अपने उस ड्रामा में लिखा। कैसे एक थिएटर में चेंज आया, है ना, कैसे इब्सन जब आता है तो कैसे चेंज आता है सोसाइटी में, कैसे प्ले जो पहले लेके जा रहे थे शेक्सपियर के टाइम पे लेके जा रहे थे, है ना, बड़े बड़े मतलब नायक थे, जहाँ उनके जो हीरो थे वो एक राजा थे, जो हीरोइन थी वो नहीं थी। तो ये जो मॉडर्निज्म में आई तो जो ये मतलब एक बिल्कुल ही अलग फॉर्म थी, ये बिल्कुल ही उस चीज को नकार रहे थे, है ना। और उनको मतलब अ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ मतलब और इब्सन जैसे जो राइटर थे, जो बिल्कुल ही चाहते थे कि एक तो जो पुराने टाइप का जो लिटरेचर है उसको बदला जाए और एक नया तरह तरह का लिटरेचर लेकर आया जाए, जो कि सच के काफी नजदीक हो, है ना। तो जब वो पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए तो वहां पे जो उनको मतलब नहीं पसंद था, लेकिन उसके बाद वे फिर उनको उसकी फैमिली लंदन शिफ्ट हो जाती है। लंदन शिफ्ट होने के बाद जब उनको जॉब चाहिए थी तब उनके जो स्टेप फादर हैं तो जॉर्ज ली उनको बोलते हैं कि तुम मेरे पास रहो, और यहाँ अगर तुम्हें काम करना है तो यहाँ पे भी कर सकते हो। तो वो अब जब उनके पास उस जॉर्ज ली के पास जो स्टूडेंट आते थे तो स्टूडेंट वो उनको कोई बुक्स देता था, बुक्स देने के बाद अम, तब उनको मतलब जॉर्ज नाशा को तो लिटरेचर का थोड़ा सा शौक पड़ा, तो वो लिटरेचर पढ़ना उसने शुरू किया, है ना, लिटरेचर में उनका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे मतलब कोई ऐसा कोई लिखती सबूत नहीं मिलता कि वो कब से उन्होंने स्टार्ट किया कब से नहीं, है ना, तो कब मतलब कहा जाता है कि तब उनको इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हुआ। फिर वहां पे उनको जॉब चाहिए थी, है ना, तो जॉर्ज ली ने उनको ऑफर कर दी जॉब की, है ना। तो वो कभी पियानो भी बजाते थे, है ना, कभी किसी ऑफिस में भी काम करते थे, तो वो ऐसे करके वो कई अदर जॉब भी करते रहे साथ साथ, है ना। फिर उन्होंने पहला ड्रामा लिखा, जब लिखा तो वो पब्लिश नहीं हुआ, है ना। तो जब भी वो नाटक अपना लिखा हुआ नाटक वो लेकर जाते थे तो पब्लिशर उनको मना कर देता था कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कि नाटक में इसमें क्या है, कुछ नहीं है ना, जो नाटक नाटक उनको चाहिए वो तो है ही नहीं, है ना। तो ऐसे करके उनको मतलब काफी रिजेक्शन का भी सामना करना करना पड़ा वहाँ उस टाइम में, है ना।
तो फिर उसने टेलीफोन कंपनी में भी काम किया है ना, सब काम। फिर एक टाइम पे उनको लगा कि नहीं यार, मुझे अब है ना काम करना चाहिए, लेकिन काम इसमें करना चाहिए कि जो वो उसके अंदर स्किल है, जो है ना उसको वो अच्छा काम कर सकता है। जैसे कि उन्होंने सोचा कि मैं ऑथर बनूंगा, मैं राइटर बनूंगा, तो उन्होंने राइटर ही अपने आप को स्टेब्लिश किया। और अब जब राइटर बनना, वो लिखना उसने शुरू किया, तो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए थे राइटर, लेकिन क्या हो रहा था कि वही चल रहा था 4 सालों में, मतलब राइटिंग वर्क ही चल रहा था, लेकिन इनकम जनरेट नहीं हो रही थी किसी तरीके से। तो इतने में मतलब उनको लगा कि भी माना, वो परेशान भी हुए। उनकी माँ ने उनको बोला कि भी नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है। चाहे माँ, उसको लगता था कि उसकी माँ उसको पसंद नहीं करती या प्यार नहीं करती, लेकिन चाहे माँ कैसी भी हो, तो माँ के लिए तो बेटे के जैसे होते हैं ना। तो उन्होंने उनकी हेल्प की, और उनको बोला कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, है ना। तो ऐसे करके उन्होंने उनका मतलब करियर स्टार्ट हुआ उस वक्त, है ना। किसी को पता नहीं था कि वो जो, जब वो अपने नाटक लेकर जाते थे, तो लोग उनको मना कर देते थे कि एक दिन ये इतना बड़ा राइटर होगा, है ना। पॉलिटिकली भी वो में भी वो उनका बहुत इंटरेस्ट था। तो मतलब उन्होंने कई मीटिंग्स ज्वाइन की, है ना। फिर उनको मतलब उन्होंने जब कार्ल मार्कस को पढ़ा, तो उनको मतलब वो उनके थॉट, जो उनका माइंड है एकदम चेंज हुआ, है ना। तो वो मार्क्सवाद के तरफ चले गए, है ना। तो उनको फिर उनका और माइंड, उन्होंने और कुछ पढ़ा, है ना, उनको माइंड डाइवर्ट हुआ, है ना। तो और विचारधारा में वो आ गए, है। तो ऐसे ऐसे करके हम देखते हैं कि जाति प्रनाशा का जो माइंड भी है, वो अलग अलग टाइम पे बदलता रहा, है ना। तो वो कहीं ना कहीं उस राइटर की जब वो लिखता है, उसकी चीजें वो उसके प्ले में भी दिखती हैं, है ना। उस टाइम का माहौल भी दिखता है, जो उस टाइम का जो माहौल था, सोसाइटी थी। तो ये वो लोग थे जो उन्होंने मतलब एक बड़ा चेंज लेकर आए। फिर उन्होंने कई हिट प्ले भी दिए, है ना। लेकिन जो उनके प्ले होते थे, वो उनकी एंडिंग जो होती थी, जो वो हैप्पी एंडिंग नहीं होती थी, सैड एंडिंग नहीं है ना। हैप्पी एंडिंग होती थी ज्यादातर, सैड एंडिंग भी कम होती थी, लेकिन ज्यादातर हैप्पी एंडिंग ही होती थी। कई प्ले तो ऐसे होते थे कि ऑडियंस को समझ में नहीं आता था कि इसकी एंडिंग जो है वो हैप्पी है या सैड है ना। तो कंफ्यूज भी रहते थे। तो कई बार प्ले इनके मतलब क्रिटिसाइज भी बहुत हुए हैं, है ना। कई कमर्शियल बहुत हिट हुए हैं, इनका बहुत अच्छा वर्क रहा है ना इस फील्ड में। तो ये जाटमन नाशा एक ऐसे हैं जो जिन्होंने मतलब चेंज लेकर आए। फिर उसके बाद है डब्ल्यू बी येट्स के, है ना। इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 1800 से लेकर 65 1939 तक रहा है ना। फिर लोर का आए हैं इसके बाद में, है ना। उनका बहुत अच्छा प्ले है, ब्लड वेडिंग बहुत अच्छा प्ले है, वो रहा है। फिर उसके बाद हम आते हैं, ये हमारा आता है 20th सेंचुरी के तक का जो ड्रामा हम डिस्कस किया है ना। तो इसके बाद आते हैं हम मिड सेंचुरी में, जो थिएटर कैसे, है ना, जो इसमें जो था बर्तोल्ट ब्रेख्ट, है ना। अगर आपने सुना हो एपिक थिएटर, तो बर्तोल्ट ब्रेख्ट का जो जन्म है वो 18 10 फेब 1898 और 14 अगस्त 1956 में हुआ। तो अब ये एक बहुत अच्छे राइटर, प्ले राइटर भी तो थे ही, साथ में ये पोइट भी बहुत अच्छे थे, है ना। तो एपिक थिएटर बेसिकली क्या था, एक रिएक्शन था 19th सेंचुरी का जो मेलो ड्रामा हो रहा था। मेलो ड्रामा की अब अच्छी एग्जांपल हमारा इंडियन सिनेमा सिनेमा हम कह सकते हैं। जैसे रोमन टाइप का जो ड्रामा हो रहा है ना, उसके उसके बिल्कुल ये ऑपोजिट था ये वाला ड्रामा। क्योंकि ब्रेख्ट, अगर आपने सुना होगा कि ब्रेख्टियन फॉर्म, है ना। ब्रेख्टियन फॉर्म क्या होती है, ब्रेख्टियन फॉर्म में कि ये अपना एक उन्होंने फॉर्म डेवलप की उस वक्त में। उनको लगता था कि जो एक्टर है, जहाँ जो, है ना, वो जब प्ले देखने आती है ना, वो प्ले ऐसे ना हो कि ये इंटरटेनमेंट वाले प्ले हो, है ना। इंटरटेनमेंट के बिना भी, है ना, जब भी ऑडियंस आए, तब वो प्ले प्ले को देखें, उनसे कुछ सीखें, है ना। उन पे कोई क्वेश्चन पुट करें। तो इनका जो थिएटर था, है ना, ये इस तरीके का थिएटर मतलब चाह रहे थे, और उस तरीके का थिएटर ही कर रहे थे, है ना। जिसमें एक जब आपने थ्री पेनी ओपेरा प्ले देखा होगा, जहाँ उनके और भी प्ले हैं, है ना। तो जब भी इनके प्ले होते थे, तो
एक्टर जो स्टेज पे आता था तो वो ये मानकर चलता था कि वो एक अभिनेता है और वो किसी का करेक्टर कर रहा है। और चलते प्ले में जैसे मान लो कि प्ले चल रहा है, प्ले चलते चलते में वो अपना उनको बोल देते थे कि ये मैं हूँ और ये मैं करेक्टर की बात कर रहा हूँ, इस करेक्टर की बात कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब स्टेज पे एक्टर आता आता है ना, तो वो जब कोई सीन चल रहा है कोई उसी तो सीन चलते चलते में वो अपना ये कह देते हैं कि सीन को बीच में ही रोक के और ऑडियंस से क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि हाँ आपको क्या लगा, ये सीन कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन पुट करते हैं, है ना। तो क्या है कि ब्रेख्त का जो ब्रेख्त की जो फॉर्म थी, जो ब्रेख्त का जो थिएटर था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था, उस वक्त में बिल्कुल ही नया था, है ना। और उन्होंने मतलब एक इमोशन को ब्रेक किया, है ना। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा प्ले हो कि वो जिसमें एंटरटेन नहीं होना चाहिए, है ना। उनके लिए ये था कि प्ले हो लेकिन ऑडियंस कोई मैसेज लेकर जाए, कोई चीज अच्छी चीज लेकर जाए जिसमें वो मतलब लोगों को मतलब एक सीखने का मौका मिले, है ना। जिसमें वो प्ले देखें, प्ले देखकर वो क्वेश्चन पुट करें, है ना, लोगों से मतलब कनेक्ट हो वो चीज। ये नहीं कि भी नाटक हुआ, नाटक होने के बाद ऑडियंस आई, है ना, उसी फील्ड में गई और बस ठीक है ना, रो धो के वो चलेगी नहीं। उनका जो थिएटर था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। इसलिए जर्मनी में मतलब जब वो अपना थिएटर कर रहे थे, नाजी को मतलब को वो पसंद नहीं आया ना, क्योंकि उनका थिएटर बहुत ही रेवोल्यूशन था। तो उन्होंने उनको जर्मनी से बाहर निकाल दिया। तो उन्होंने कई साल मतलब बाहरली कंट्रियों में मतलब काम करना शुरू किया, लेकिन उन्होंने कभी राइटिंग बंद नहीं की या थिएटर बंद नहीं किया। फिर वो बात जब है ना वर्ल्ड वार खत्म हुई तो उसके बाद वो वहां पे आए, उन्होंने फिर अपना थिएटर की शुरुआत की, फिर थिएटर करते रहे, है ना। तो कैसे थे वो, मतलब जो मिड सेंचुरी के जो थिएटर ड्रामेस्टिक ड्रामा के जो लोग थे वो मतलब वो एक चेंज लेकर आ रहे थे। जो पहले जो ड्रामा हो रहे थे उसमें से वो चाह रहे थे कि ये ड्रामा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। वो क्वेश्चन पुट कर रहे थे, वो ऑडियंस से बात कर रहे थे। वो जो आपने सुना होगा कि एक फोर्थ वॉल होती है एक्टर और ऑडियंस के बीच में। अब फोर्थ वॉल क्या होती है कि जैसे मान लो हम एक घर में बैठे हैं, है ना, घर पे कोई सीन चल रहा है, घर में कोई सीन, और वो कोई हमें मान लो देख रहा है सीधा, लेकिन वो फोर्थ वॉल को खत्म करते हैं। वो कहते हैं कि जो ये फोर्थ वॉल है कि इसको खत्म होना चाहिए, क्योंकि सीधा जो अभिनेता है वो ऑडियंस से कनेक्ट होना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, है ना। तो ये फॉर्म हम मतलब काफी देखते हैं, है ना, बाकी प्लेस में भी देखते हैं व्यक्ति के कई प्लेस में हम यूज भी करते हैं। अगर आपको कुछ एग्जाम्पलें भी हैं इसकी, कुछ फिल्मों में भी यूज किया गया आजकल, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल चीजें होती हैं उसमें भी हम यूज कर लेते हैं, एक्शन फॉर्म भी यूज करते हैं, है ना। तो ब्रेक्ट का जो टाइम है वो 1898 से लेकर 1956 तक उनका एपिक थिएटर है। और बर्थ डेट उनकी 10 फरवरी 1898 और 14 अगस्त 1956 इनकी डेथ डेथ हुई है। और ये एक जर्मन प्ले राइटर रहे हैं और पोइटिक भी रहे हैं, है ना। उन्होंने कम से कम 50 प्ले लिखे हैं उन्होंने, है ना। एपिक थिएटर उनके लिए मतलब ये था कि एक रिएक्शन था 19 सेंचुरी का जो मेलो ड्रामा हो रहा था उसके खिलाफ, एक है ना, उसके अगेंस्ट एक है ना। तो वो मेलो ड्रामा के लिए बेहतरीन करते थे, इसलिए नहीं करते थे वो प्ले सिर्फ उनके लिए एंटरटेन एंटरटेनमेंट नहीं था, उनके लिए ये था कि प्ले हो तो ऑडियंस उसके साथ कनेक्ट हो पाए, उनसे बातचीत कर सके। अभिनेता ऑडियंस से बात करे, है ना। और अभिनेता अगर स्टेज पर है तो ऑडियंस के क्वेश्चन पुट करके तो सीन को रोका जाए, रोक कर उस पर डिस्कस की जाए, बातचीत की जाए। अगर अभिनेता कोई करेक्टर लेकर आ रहा है स्टेज पर तो वो बताए ऑडियंस को कि वो नहीं है, वो किसी का करेक्टर कर रहा है, ताकि ऑडियंस एक जो पहले का जो ड्रामा हो रहा था, जो थिएटर हो रहा था कि ऑडियंस आती थी और एक भाव के साथ मतलब बह जाती थी। मान लो कोई इमोशनल सीन है तो इमोशन के साथ ही बह गई, हंसने वाला तो हंसने के साथ ही बह गई, लेकिन उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी वो क्रिएट नहीं होती थी, है ना। भी वो देख रहे थे जो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके जो थिएटर था, जो ब्रेस्ट का जो ड्रामा था,
वो लोगों को मतलब सोचने पे उसने मजबूर किया, है ना। तो ऐसे ही मतलब सैमुअल बेक्स आते हैं 1906 से लेकर 89 तक। ये भी एक आयरलैंड के प्ले राइटर थे, है ना। इनको भी नोबल नोबल प्राइज मिला था, है ना। तो इनके भी एक अच्छे नाटक रहे हैं। तो ये हमारे ये जो राइटर हैं, जो मिड सेंचुरी के थिएटर के नाटककार रहे हैं, है ना। उसके बाद हमें मिलते हैं जैसे अमेरिकन हमारे जो राइटर हैं। अमेरिकन राइटर में से हम देते हैं कि एक टेनेसी विलियम था, है ना। एक था अमेरिकन राइटर यूजेन बो नील था, है ना, जो था 1888 से लेकर 1953 तक रहे, है ना। जो टेनेसी विलियम था वो 1911 से लेकर 83 तक रहे, ये इनका टाइम पीरियड था, है ना। फिर ऑर्थर मिलर आते हैं। ऑर्थर मिलर का जो टाइम पीरियड था वो 1915 से लेकर 2005 तक का रहा है ना। तो फिर उसके बाद आना है रिसेंट ड्रामा में जॉन आर्डन आते हैं, जो उनका 1930 से लेकर 2012 तक का टाइम पीरियड रहा है। उसके बाद अर्नोल्ड अर्नोल्ड वस्कर आते हैं, जिनका टाइम पीरियड रहा है 1932 से लेकर 1916 तक रहा है। फिर हमारे पास ना हरोल्ड पिंटर, है ना। इनका टाइम पीरियड रहा है हमारे पास 1930 से लेकर 2008 तक का। है जॉन ऑसबॉर्न, है ना। इनका जो टाइम पीरियड रहता है 1929 से लेकर 1994 तक। उसके बाद हमारे पास आते हैं एडवर्ड बॉन्ड। तो ये है 1934, इनका जो टाइम टाइम पीरियड है। फिर आते हैं कैरल चुर्चेल, है ना। उनका 1938 का टाइम पीरियड है। फिर कुछ मॉडर्न जो सम अदर ड्रामेटिस्ट हैं, जो जॉन पॉल सात्रे, फिर है ना जीन गोरुदू, है ना। इनका टाइम पीरियड है 1882 से लेकर 1944 तक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं जीन अनावल। इनका जो टाइम पीरियड है 1910 से लेकर 87 तक। उसके बाद आते हैं गेरहार्ड हार्टमैन। इनका जो टाइम पीरियड रहा है हमारे पास 1800 से लेकर 62 से लेकर 1946 तक, है ना। फिर आते हैं हमारे फ्रेंडिक और ड्रोनमेंट, है ना। इनका जो टाइम टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1921 से लेकर अपना 1990 तक का। तो ये हमारे जो ड्रामा के जो राइटर राइटर हैं, तो उन्होंने जिन्होंने अपना मतलब जो पहले के जो नाटक होते थे उनको बिल्कुल एक अलग से देखना स्टार्ट किया, है ना। अलग से उनकी मतलब एक नया मॉडर्न टाइप का ड्रामा लिखना शुरू किया, है ना। जो सोचते थे कि भी नहीं, इस तरह का ड्रामा होना चाहिए, जो पहले वाला जो ड्रामा छूट चुका है वो नहीं होना चाहिए अब, है ना। तो इन्होंने मतलब ड्रामा में हमें मतलब काफी चेंज, काफी एक्सपेरिमेंट किए, तो जो आज तक भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है ना। जैसे ये हम इंग्लिश लिटरेचर में जहाँ ग्रीक में हम वो पढ़ते हैं, बाकी राइटर पढ़ते हैं, ऐसे हमारे इंडियन लिटरेचर में भी बहुत सारी चीजें चेंज चेंज हो रही हैं ना। नए नए राइटर आ रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, है ना। तो ये चीजें रही, है ना। तो हमारे पास में एक बार रिवाइज कर देता हूँ। एक बार हमारे पास मॉडर्न ड्रामा में जो रहे हैं, इब्सन रहे हैं हमारे पास। मॉडर्न ड्रामा के जो पहले जन्मदाता माने जाते हैं, है ना, मॉडर्न थिएटर के। ये एक नॉर्वे के प्ले राइटर रहे हैं, है ना। ये मतलब शेक्सपियर के बाद इनको ज्यादा जो famous हुए हैं, वो इब्सन रहे हैं, है ना। तो जो जिन्होंने पहले इंट्रोड्यूस किया है रियलिज्म को, रियलिस्टिक को, है ना। तो इसके बाद जो आते हैं हमारे पास, वो आते हैं अगस्त स्टिंडर, है ना। तो ये एक स्वीडिश प्ले राइटर रहे हैं, है ना। इनका बॉर्न स्टॉकहोम में हुआ है। उनका पहला महत्वपूर्ण नाटक मास्टर ऑफ ऑफ है था, जो इतिहास के नाटक था, है ना। और इन्होंने मतलब ये सबसे ऐसे राइटर थे जो बड़े मतलब एक्सपेरिमेंटल टाइप के नाटक नाटक करना चाहते थे, है ना। एक मतलब जो इब्सन के थिएटर के ये बिल्कुल विरोधी थे, है ना। उसके अलावा मतलब उसके विरोध में इन्होंने थिएटर की स्थापना भी की है ना।
तो इन्हें नेचुरलिज्म और सिंबोलिज्म का मतलब मास्टर थे ये इस चीज की, है ना। तो इसके बाद आते हैं हम अपने पास एंटोन चेखव, है ना। एंटोन चेखव का जो जन्म है वो 29 जनवरी 1860 में, है ना, रशिया में ये पैदा हुए हैं, है ना। तो इन्होंने इनको मतलब शॉर्ट स्टोरी का मतलब मास्टर माना जाता है। इन्होंने शॉर्ट स्टोरी बहुत शॉर्ट स्टोरी लिखी है ना। तो इनके जो फैमिली थी वो उनके जो बाप थे वो एक ग्रोसरी की शॉप चलाते थे और उस पे काम करते थे, जो कि अच्छी नहीं चली, तो उनको उनकी लाइफ में भी ये स्ट्रगल हुई। कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं जो राइटर थे अपने उनका भी मतलब कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल टाइम रहा है उनकी लाइफ में, जो उन्होंने ट्रेजेडी देखी है, उन्होंने जो सोशली वो देख रहे थे, जो एक उनके साथ घट रहा था, तो वो उसको मतलब चेंज करना चाहते थे। वो एक दर्शकों के सामने, लोगों के सामने एक ऐसा थिएटर लेकर आना चाहते थे कि भी सोसाइटी का ये आईना हो, ये सोसाइटी से देखकर कुछ सीखे, क्वेश्चन पुट करे। ये ना हो कि वो आए और आकर आकर हंस के रो के चले गए। ये लोग मतलब एंटरटेन का साधन नहीं मानते थे। ये इनको सिर्फ ये था कि ये जो प्लेस हो, ये प्लेस लोगों के लिए एक अच्छी सेध लेकर आए, है ना। वो अपने आप को मतलब कुछ सीख कर जाएं, कुछ क्वेश्चन करें ना। तो इसके बाद हमारे पास आते हैं, एंटोन चौक के बाद आते हैं जेएम सियांज, है ना। जेएम सियांज 16 अप्रैल 1875 में इनका डबलिन में आयरलैंड में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। तो ये भी एक आयरिश ड्रामेटिस्ट थे, जो इनके प्ले थे द प्ले ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, जिनको इस प्ले की वजह से जाना जाता है, जो कि बहुत अच्छा प्लेयर है ना। ये घर के ये सबसे छोटे थे, है ना। इनके फादर की डेथ हो गई थी, तो उनका जो उनकी परवरिश थी वो अपना उनकी मदर ने की, है ना, जो कि बहुत ही धार्मिक लेडी थी। पढ़ाई में थोड़ा सा फिजिकली और ये हेल्थ इशू थे इनको, तो ये स्कूल में जा नहीं पाते थे, अटेंडेंस नहीं उनकी पूरी हो पाती थी। तो इनकी मदर ने इनके लिए पर्सनल ट्यूटर घर पे ही रख दिया था। तो क्या हुआ कि अब वो घर पे पढ़ाते थे, है ना। दिसंबर 1892 में उन्होंने कॉलेज में से डिग्री प्राप्त की, है ना। तो इनको मतलब म्यूजिक में इंटरेस्ट था। वायलिन बजाते थे ये, लेकिन वायलिन बजाते थे, लेकिन इनका उसमें इंटरेस्ट नहीं था। वायलिन में इंटरेस्ट था, लेकिन इसका परफॉर्मेंस में जब ये परफॉर्मेंस देने गए, तो वहाँ पे क्या हुआ कि इनका ये मतलब नर्वस हो गए वहां पे। तो उनका जो इंटरेस्ट था वो खत्म हो गया वहां पे। उनको लगा कि ये काम नहीं कर पाएंगे, फिर उन्होंने सारा जीवन अपना लिटरेचर पे फोकस किया, है ना। तो ये फिर WT विलियम यार्ड्स को मिलते हैं, वो उनको सजेशन देते हैं कि भी तू यहाँ पे मत रह, तू वहाँ पे जा, अपने आयरलैंड में जा, वहाँ के लोगों को मिल, वहाँ के लोगों की भाषा को देख, कल्चर को देख, वहाँ के लोगों के बारे में कुछ लिख। तो उन्होंने उनकी बात मानी और वहाँ पे गए, वो उनको लोगों से मिले, उनकी वो स्टोरियाँ, उनकी कहानियां, उनकी बातें, है ना, उन्होंने सुनी और उन्होंने वो लिखा, है ना। तो अ, जिसको पीछे प्यार हो जाता है ना, जो कि मतलब उस वक्त में बहुत ही मतलब रेवोल्यूशन नाटक थे हमारे लिए, है ना। तो इनके जो प्ले थे, राइटर टू सी, शेडो ऑफ द गैलिन, है ना, द टिंकर वेडिंग, है ना। तो ये इनके अच्छे अच्छे प्ले रहे हैं। इनको लाइफोमिया नाम की एक बीमारी हो गई थी, तो जिससे इनकी 24 मार्च 1909 को इनकी डेथ हो जाती है। तो ये हमारे आगे आ जाते हैं, फिर हमारा जाट बर्नाशाह ना, जिनका हम अभी डिस्कस कर चुके थे। और इनके प्ले मतलब इन्होंने प्ले में इनके प्लेयर्स ने सोसाइटी को ही बदल के रख दिया, है ना। इनको नोबेल प्राइज भी मिला 1925 में, है ना। लिटरेचर में भी इनको नोबेल प्राइज मिला, है ना। सबसे ज्यादा ये पॉलिटिकली एक्टिविटी और पार्ट में मतलब, उसके ये फाउंडर रहे हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छे प्ले राइटर भी थे, है ना। इनका जन्म जो है 26 जुलाई 1956 में 56 में डबलिन में हुआ, आयरलैंड में हुआ था, है ना।
तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, है ना। बाप जो था वो शराबी था ना, बाप की अपने वाइफ के साथ बनती नहीं थी, है ना। और वो भी, उसका बाप भी जॉर्ज को अपना बेटा नहीं मानता था, और उसकी माँ से उसकी बनती नहीं थी। वो सोचता था कि ये जो मेरा बेटा है वो जो ली का बेटा है, जो कि उसकी मदर का एक लवर था, जो कि एक म्यूजिक म्यूजिशियन था, जो, है ना। तो इस बात को लेकर वो घर के मतलब तनाव रहता था, है ना। जो इसको प्यार मिलना चाहिए था, ये सोचता था कि वो प्यार इसको नहीं मिला है ना। उसकी जो माँ थी, है ना, वो उसकी केयर नहीं करती है उस तरीके से जो होनी चाहिए। तो लेकिन पैसे की कमी नहीं थी इसको ना। अ, ये कभी उन्होंने इस स्कूल भी कभी काफी बदले, उनका जो थॉट प्रोसेस था स्कूलों के प्रति, वो भी ये नहीं रहा कि ये स्कूल जो है मतलब ये जेल खाना है ना। टीचर वार्डन है, और जो हमें पढ़ाया जा रहा है डंडे मार मार के पढ़ाया जा रहा है, और है ना। तो ये स्कूल को एक तरह सर्कस मानते थे। तो उन्होंने 1871 में स्कूल छोड़ दिया था, और 15 साल की उम्र में कमाना शुरू कर दिया था। तब तक तो वो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि उनको लिटरेचर का कुछ आता था या नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं था, पता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही वो उनकी फैमिली शिफ्ट होती है अपना किसी और घर में, है ना, जैसे जॉर्ज ली और उसकी जो जॉर्ज बर्नाशा की मदर है, वो उनकी बातचीत होती है कि हम यहाँ से अगली सोसाइटी चलते हैं, जो कि बहुत अच्छी है, कॉस्टली है, लेकिन मैनेज कर सकते हैं। तो ये अपना वहाँ पे जो जहाँ पे पैदा हुआ था वो घर छोड़कर वो दूसरी जगह जाते हैं, है ना। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे उसके जो स्टेप फादर है उसके पास स्टूडेंट आते हैं। ये स्टूडेंट जब आते हैं तो इसको कुछ बुक्स देता है, बुक्स देने के लिए वो उसको कहता है ना। तो ये जब उसके पास आते हैं, वो बुक्स को पढ़ना शुरू करता है। तब से तब जाकर उसको लगता है कि ये जो मतलब अलग अलग राइटर उसने पढ़ने शुरू किए उस वक्त, तो उसका इंटरेस्ट जागा इसमें, लिटरेचर में जागा, है ना। तो उसने फिर उसकी फैमिली वहां से शिफ्ट होकर लंदन शिफ्ट हो गई। तो लंदन के बाद ये कभी वापस नहीं आए, और वो वहीं पे रहे। और ये मतलब यूके और यूएसए का समर्थक भी रहा, है ना। तो अ, अब वहां पे पहुंच चुके हैं, लंदन में पहुंच चुके हैं। जॉब की भी नीड थी इसको, तो जॉब इसके जो स्टेप फादर थे उन्होंने उसको जॉब के लिए ऑफर किया कि आप तुम घर पे ही काम कर सकते हो मेरे पास में। तो इसने वहां पे काम करना शुरू किया। और फिर इसके बाद ये मतलब वायलिन, ये मतलब अपना पियानो भी बजाते थे ये, है ना। तो साथ साथ ये मतलब ऑफिस में भी काम करते थे, और भी काम करते थे साथ साथ, है ना। तो इन्होंने फिर 1878 में पहला ड्रामा लिखा जो पब्लिश नहीं हुआ। जो फिर जब उनके पास जाते थे तो वो उनको मना कर देते थे कि यार ये हम पब्लिश नहीं करेंगे। फिर उनसे मतलब फिर निराश होकर वापस आ जाते थे। साथ साथ टेलीफोन कंपनी में भी उन्होंने काम किया, है ना। जैसे ही वो निराश होते थे तो उसकी माँ उसको देखकर भी थोड़ा सा उसको भी बुरा लगता था कि उसका बेटा परेशान है, इसलिए वो उनको मतलब उसको मतलब उसने कहा कि तुम टेंशन मत लो, है ना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें पैसे मैं दे दूंगा, तुम, है ना, तुम्हारे लिए, पर परेशान मत हो। उसने फिर क्या किया था, सब काम बंद करके फिर अपना पूरा फोकस एज ए राइटर ही उसने काम किया इसमें, है ना। 4 साल में उन्होंने कह लो कि बुक्स पे मतलब रिटर्न वर्क पे काम किया और लिखा, है ना। जब वो जाते थे पब्लिश नहीं होता था उनको, मतलब कि रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा, है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब उनकी वो थोड़ा सा पॉलिटिकल एक्टिव भी रहे, कार्ल मार्क्स को भी बड़ा चेंजेस भी होते गए। जब उनका पहला नाटक आया तो ज़्यादा हिट नहीं हुआ, थोड़ा सा फ्लॉप रहा, फिर नाटक आया, तो ऐसे ऐसे करके उनकी भी जर्नी धीरे धीरे बढ़ती रही, है ना। धीरे धीरे ये मतलब अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहे, है ना। इनका माइंड भी शिफ्ट हुआ, है ना। मार्क्सवाद के बाद ये ग्रेजुअलिज्म में आ गया, है ना। जैसे कि ग्रेजुअलिज्म में क्या होता है कि एक विचार होता है बेसिकली कि एकदम होता है कि कोई भी चीज़ एकदम नहीं बदली जा सकती, उसे धीरे धीरे बदला बदला जा सकता है। तो ये डिक्टेटरशिप को भी थोड़ा सा ये डिक्टेटरशिप को भी का भी समर्थन करते थे, है ना।
तो हम प्ले राइटर की जो प्ले उन्होंने लिखे हैं, तो हम उनके जरिए भी हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने नाटकों में, है ना, समाज की वो चीजें दिखाई, है ना, जो आज के टाइम में जो हम देख रहे हैं, जो आर्ट जो हो रहा है ना, कहीं ना कहीं आर्ट जो है हमारे सोसाइटी का आईना ही है। कि इस समय जो हवा चल रही है, जिस समय का जो लिटरेचर है, जहाँ आप इस टाइम की जो मूवीज देखो, जहाँ इस टाइम की जो नाटक देखो, है ना, तो जहाँ लिटरेचर इस टाइम का जो लिखा जा रहा है, तो आपको सारा जो माहौल है, जहाँ सिनेरियो जो बना हुआ है, वो आपको पता चल जाएगा इस लिटरेचर के थ्रू। तो ऐसे ही उस वक्त में ये लोग जो थे, उन्होंने एक रेवोल्यूशन लेकर आए, है ना, अपने एक सोसाइटी में रेवोल्यूशन लेकर आए, लोगों को सोचने पे मजबूर किया। तो प्लेज लिखे, जिससे प्लेज ऐसे ऐसे प्लेज लिखे जो कई बैन भी हुए, उनको मतलब कंट्रियों से बाहर भी निकाला गया, जो ऐसे ऐसे राइटर भी रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो राइटर की, जहाँ आर्टिस्ट की जो एक लाइफ है, वो इजी नहीं है, वो एक बहुत ही स्ट्रगल वाली लाइफ है ना। तो उन्होंने कई सोशलिज्म पे भी इन्होंने जाट बंडाशा ने प्ले लिखे हैं ना। तो इनका आर्म एंड द मैन 1894 में आया, वॉर के ऊपर था ये MLA, वो भी लिखा उन्होंने। तो 42 की उम्र में ये थोड़ा सा बीमार हो गए, बीमार होने के बाद उनके घर पे उसकी केयर के लिए नर्स आई, नर्स के साथ उनको प्यार हो जाता है, फिर उनकी शादी हो जाती है। हाँ, उनके बच्चा कोई नहीं था, है ना। और उनका प्ले मैन एंड सुपरमैन 1900 में बहुत हिट प्ले था, है ना, जिससे उनकी बहुत पहचान हुई, है ना। द डॉक्टर दलाइमा, उसके बाद उन्होंने मतलब और 14 और प्ले, इसके बाद उन्होंने 14 और प्ले लिखे। जब उनके पहले प्ले जो ठीक ठीक रहे, है ना, और जो क्रिटिसाइज जो लोग करते थे, वो उनको वो कहते थे कि इसको लिखने की अभी समय नहीं है, ये अभी ऐसा नहीं है, वो नहीं। बट धीरे धीरे जो जो प्ले लिखते गए, करते गए साथ साथ, तो वो उनकी राइटिंग स्किल भी अच्छी होती गई। तो इनके जो ये जो राइटर हैं, इनके बाद वीबी व्यास आते हैं, उनका टाइम पीरियड है 1865 से लेकर 1939 तक का, है ना। लोरका का जो है उनका एक ब्लड वेडिंग बहुत फेमस प्ले है ना। तो फिर मिड सेंचुरी में हमारे पास आते हैं बर्तोल्ट ब्रेक्ट आते हैं, उनका जो टाइम पीरियड है वो 1898 से लेकर 1956 तक रहा है ना। बर्तोल्ट ब्रेक्ट के बारे में वो एपिक थिएटर लेकर आए थे। उनके बर्थ 10 फरवरी 1898, 14 अगस्त 1956 में उसकी उनकी मौत होती है। जर्मन थिएटर्स थे वो, है ना, पोइट भी थे, है ना। 50 प्ले लिखे हैं उन्होंने। और एपिक थिएटर, उनके अकॉर्डिंग एपिक थिएटर जो था, एक रिएक्शन था 19th सेंचुरी के जो मेलो ड्रामा हो रहे थे, है ना। उसकी अच्छी एग्जांपल हमारे इंडियन मूवीज हैं, है ना, जैसे रोना धोना, ये वो, है ना, वो उसके रिएक्शन में उन्होंने एक एपिक थिएटर लेकर आए थे, है ना। तो वो एग्री नहीं करते थे, ब्रेक्ट एग्री नहीं करते थे कि जो ड्रामा है या जो नाटक है, वो इंटरटेन का एक जरिया होना चाहिए, वो एक मैसेज मैसेज भी आप दे सकते हो उसके जरिए, प्ले के जरिए। तो और जब कोई अभिनेता प्ले कर रहा होता है, वो अपने अपने करेक्टर उसको याद रखना होता है कि वो कर रहा है, ना कि वो है ना। जिसको हम ब्रेथियन फॉर्म भी कहते हैं ना, कि अगर आप करेक्टर कर रहे हो या प्ले कर रहे हो, तो ब्रेथियन फॉर्म को ना यूज कर सकते हो आप ना अपने किसी प्ले में, है ना। तो उनके लिए थिएटर जो था एक जरिया था अपनी बात कहने का, है ना, लोगों को सोचने पे मजबूर करने का, है ना। तो कि जो सोसाइटी में जो चीज चल रही है उसको हूबहू पेश करने का, है ना। अ, ताकि ऑडियंस जो प्ले देखे सोचने पे मजबूर हो जाए, है ना। यही चीजें जब वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, नाजियों को ये पसंद नहीं आई, तो उन्होंने उनको देश निकाला भी दिया, अपने देश से उनको निकाल भी दिया, और वो जा रहे हैं, है ना। फिर वापस में वो फिर वापस आते हैं, फिर वापस आकर अपना थिएटर की शुरुआत करते हैं, फिर वो मतलब काफी नाटक लिखते हैं। तो ये हमारे के साथ मतलब हमारे पास आ जाते हैं सैमुअल बैकेट। सैमुअल बैकेट भी हमारे पास ये जो थे, इन्होंने भी मतलब चेंज किया, ये भी हमारे, है ना। उसके बाद आते हैं हमारे पास जो राइटर थे,
WB यार्स, है ना, इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 1865 से लेकर 1939 तक रहा है ना। लोरका का जो टाइम रहा है 1898 से लेकर 1936 तक रहा है। ब्रेक का जो टाइम रहा है 1898 से लेकर 1956 तक रहा है। फिर सैमुअल बेक्ट आते हैं हमारे पास, उनका 1906 से लेकर 1999 तक, जिन्होंने सैमुअल बेक्ट ने थिएटर ऑफ ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्व्ड हमने हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा है कि ऑब्जर्व्ड क्या होता है ना, ऊल जलूल जिसे कह देते हैं ना, का थिएटर है ना, जिसकी कहानी एक से यहाँ मतलब शुरू होती है ना, और वहीं पे खत्म हो जाती है ना। तो इनका बहुत ही फेमस प्ले है वेटिंग फॉर गोदो, है ना। तो जैसे इस फॉर्म में क्या होता है कि एक कहानी में क्या होता है कि एक घर से स्टार्ट हुई और वहीं पे आकर खत्म हो गई। इसमें जो डायलॉग्स हैं ये बहुत मतलब जरूरी नहीं कि बहुत मीनिंगफुल डायलॉग होंगे, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं ना, लेकिन ये फॉर्म में खेला जाता है ये वाला ये सैमुअल बेकेट के जो नाटक है। उसके बाद हमारे पास है अमेरिकन ड्रामेटिस्ट आते हैं जिनके पास यूजेन बॉलिंग, है ना, इनका जो टाइम रहा है 1888 से लेकर 1953 तक, है ना। टेनेसी विलियम इनका टाइम रहा है 1911 से लेकर 83 तक, है ना। तो ऑर्थर मिलर जिन इनका टाइम रहा है 1915 2005, है ना। इनका जो डेथ ऑफ सेल्समैन, है ना, बहुत अच्छा एक प्ले है ना। और फिर आता है हमारे पास रिसेंट जो ड्रामा है जॉन आर्डन, ये 1930 से लेकर 2012 तक का हमारे पास टाइम पीरियड रहता है इनका। फिर आते हैं अर्नोल्ड वस्कर। अर्नोल्ड वस्कर 1932 से लेकर 2016 तक का इनका टाइम पीरियड रहता है। और फिर आते हैं हमारे पास हरोल्ड पिंटर, है ना, इनका जो टाइम पीरियड रहता है 1930 से लेकर 2008 तक। फिर आते हैं हमारे पास जॉन ऑसबॉर्न, है ना, ये 1929 से लेकर 1994 तक। फिर आते हैं हमारे पास एडवर्ड बॉन्ड, है ना, ये हमारे पास 1934 तक का इनका जो टाइम पीरियड रहता है। और फिर आते हैं कैरल चुकेल, इनका भी 1938 तक का हमारे पास टाइम पीरियड रहता है ना। तो फिर आते हैं सम अदर ड्रामेटिस्ट ने जो अभी है ना, जॉन पॉल, है ना, जॉन पॉल सार्त्रे, है ना, 1905 से लेकर 80 तक, है ना। जीन ग्रोदू, ये 80 1882 से लेकर 1943 तक का इनका टाइम रहता है। और फिर आते हैं जीन अनावल, ये 1910 से लेकर 87 तक इनका हमारे पास टाइम रहता है। फिर आते हैं gerhard हार्टमैन, है ना, ये 1862 से लेकर 1940 तक हमारे पास रहते हैं। फिर आते हैं हमारे पास फ्रेंडिक, है ना, डोरमेंट, ये 1921 से लेकर 1990 तक रहते हैं। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था कि ड्रामा, मॉडर्न ड्रामा देख रहे हैं, है ना, जो जैसे इब्सन हो गया, गस्ट हो गया, एंथन हो गया, जेन हो गया, जॉर्ज हो गया, WPA हो गया, है ना। मिड सेंचुरी में हमारे पास इम्पैक्ट हो गया, सैमुअल हो गया, अमेरिकन ड्रामा में यूगोनो नील हो गया, तानेसी हो गया, आर्थर मिलर हो गया, रिसेंट में जो जॉन जॉन हो गया, नोल्ड हो गया, हरनोल्ड हो गया, जॉन एडवर्ड कैरली, है ना। तो सम अदर ड्रामे से जीन पॉल हो गया, जीन जीन अनोल, है ना, गारहर्ट हो गया, पैट्रिक हो गया। तो ये सारे हमारे जो डेवलपमेंट इन 20th सेंचुरी के ड्रामा के जो राइटर हैं हमारे पास, है ना। तो इन्होंने एक बिल्कुल ही चेंज लेकर आए सोसाइटी में, है ना, सोसाइटी को बिल्कुल ही अलग नजरिए से इन्होंने देखा, अलग तरह का ये थिएटर लेकर आए, है ना, अलग तरह से इन्होंने प्ले लिखे, और जो बहुत कंट्रोवर्सी भी रहे, है ना। कुछ प्ले ऐसे रहे कि जिनको मतलब ऑडियंस ने पसंद भी बहुत पसंद किया, जिनको मतलब क्रिटिसाइज भी बहुत हुए, है ना, अच्छे भी हुए, सुपर हिट भी रहे। कुछ प्ले को पहले मतलब इतना अच्छा नहीं बने जो बाद में जाके भी हिट हुए, है ना। तो ऐसे करके ये मॉडर्न अपने ड्रामा की शुरुआत होती है इसमें। तो आज भी ये जो मॉडर्न ड्रामा या एक्सपेरिमेंटल थिएटर हो रहा है, तो इसमें भी आज भी बहुत से ऐसे राइटर हैं, डायरेक्टर हैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, स्क्रिप्ट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना।
तो आप देखो मतलब इमेजेस पे वर्क हो रहा है ना, थिएटर ऑफ अब्सर्ड हो रहा है ना, एपिक थिएटर हो रहा है। उसमें से अपने अपने मतलब तरीके से वो लोग उसमें फॉर्म डाल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो ये मतलब ये निरंतर एक प्रक्रिया है जो चलती रहेगी, है ना, जो चल रही है चलती रहेगी। तो टॉपिक मॉडर्न ड्रामा। तो होप करता हूँ कि आपको सबको अच्छा लगा होगा, है ना। जितना मैं कोशिश कर सका आपको समझाने की, है ना, तो मैंने कोशिश की। बाकी आपके पास सिलेबस आ चुका है इसका, है ना। तो आप उसको सिलेबस को पढ़िए, है ना, और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, है ना। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो, या कोई बातचीत हो जो हम डिस्कस कर सकते हैं, जहाँ कोई जहाँ कोई प्ले हो, जहाँ आपको लगता है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मिड सेंचुरी थिएटर, है ना। हमारा ये टॉप आज का जो टॉपिक है वो खत्म होता है, डेवलपमेंट इन 20th सेंचुरी ड्रामा, मॉडर्न ड्रामा। तो हमने जो अभी तक हमारा कोर्स में जो सिलेबस था वो हमारा हो चुका है। मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ सारा। यूनिट 1 का जो था ड्रामा, वो हमारा हो चुका है, ड्रामा एंड थिएटर हो चुका है, जिसमें ड्रामा एंड थिएटर के बारे में बताया गया था। ग्रोथ ग्रोथ ड्रामा बताया गया था। टाइप्स ऑफ स्टेज बताया गया था, ग्रीक थिएटर ये जो है। तो प्रोसिनियम थिएटर बताया गया था उसमें, ड्रामा एंड थिएटर के बारे में। फिर था हमारा एस्पेक्ट ऑफ ड्रामा ना, ड्रामा ड्रामेटिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था। गया था ड्रामेटिक ड्रामेटिक टेक्सचर के बारे में बताया गया था, है ना। फिर उसके बाद हमारा आया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ड्रामा की बात की थी, जिसमें ट्रेजेडी, कॉमेडी, है ना, कॉमेडी ट्रेजेडी, है ना, उसके बारे में बात की थी, है ना। जैसे हिस्टोरिकल प्ले, है ना, प्रॉब्लम प्ले, अपना रियलिस्टिक प्ले, पोएटिक ड्रामा, एपिक थिएटर, है ना, थिएटर ऑफ द क्लासिक संस्कृत थिएटर के बारे में हमने बात की थी। तो ये हमारा थर्ड यूनिट था। और आज का जो हमारा यूनिट था वो था हमारा फोर्थ यूनिट, डेवलपमेंट इन द 20th सेंचुरी ड्रामा। इसके बारे में हमने जानकारी, है ना, ली है ना, जिसके बारे में मैंने आपको इब्सन के बारे में और अगस्त के बारे में, है ना, और मॉडर्न जो ड्रामा था उसके बारे में आपको बताया। मॉडर्न ड्रामा हो गया जिसमें हमारे एंटन चेखव आ गए मॉडर्न ड्रामा में, और अगस्त स्टिनबर्ग आ गया, है ना। और अ, हमारे जो मिड सेंचुरी के थिएटर थे वो बर्तोल्ट ब्रेक्ट आ गया, है ना। तो इसमें सैमुअल बेक्ट आ गया, है ना। अमेरिकन ड्रामेटिस्ट थे जो यूजीन बोनील आ गया, टेनेसी विलियम आ गया, आर्थर मिलर आ गया, जॉन आर्डन आ गया, है ना। अर्नोल्ड वस्कर आ गया, हरोल्ड हरोल्ड पिंटर आ गया, जॉन ऑसबॉर्न हो गया, एडवर्ड बॉन्ड हो गया, कैरल चर्चेल हो गया, जॉन पॉल सार्त्रे हो गया, जीन गॉड हो गया, है ना, जीन अनवाल हो गया, ग्रे हार्ट हार्टमैन हो गया, फ्रेडरिक डूनमेंट हो गया, है ना। तो ये हमारे आज के जो मतलब जो हमारे यूनिट थे 1 2 3 और 4 के हमने वो क्लियर कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लेंगे। आपको हेल्प मिली होगी इससे कुछ, है ना। तो आप सिलेबस पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि चीज़ें जो मिस भी हो गई हैं होंगी।
है ना। जब आप सिलेबस पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। सर ये आज लास्ट सेशन है काउंसलिंग का। हाँ जी, आज का लास्ट था। तो मेरा लास्ट था, लेकिन अभी आपको सर बता देंगे, है ना, जैसे ही हुआ कि अभी आगे का आवाज नहीं आ रही सर आपकी। मैं कह रहा था मेरा जो सेशन था ना वो लास्ट है आज, ठीक है। तो बाकी जो होगा वो सर आपको बता देंगे, है ना, जो आपकी ट्रेनिंग जो प्रोसेस रहेगा, आपका शेड्यूल है वो आपको सर बता देंगे अच्छे से। हेलो हेलो, हाँ जी, आ रही है आवाज? हाँ जी, यस अब आ रही सर। आ रही है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा आज लास्ट का था ये सेशन जो था। उसके बाद जो अपने सर आएंगे वो बता देंगे कि आपका क्या नेक्स्ट क्या रहेगा, शेड्यूल क्या रहेगा ना, क्या आपकी ट्रेनिंग कैसे है ना, वो आपको अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है जी। हेलो हाँ जी, हाँ जी अभिषेक, हाँ जी, हाँ जी अभिषेक, सर कुछ बुक्स के नाम सजेस्ट कर सकते हो आप? हाँ जी बताइए। सर जहाँ से हम ड्रामा के सिस्टम वगैरह पढ़ सकते हैं। ड्रामा एक तो इनका सिलेबस ही है ना, जो इग्नू का सिलेबस है वो भी पढ़ सकते हो आप। वो सर ने आपको मतलब शेयर किया होगा। हाँ सर इग्नू के अलावा पढ़ना चाहिए। हाँ, इग्नू के अलावा कुछ बुक्स हैं, मतलब आप श्री राम सेंटर हो तो आपको एनएलसी में जो है ना लाइब्रेरी वहां से मिल जाएंगे, है ना। रंग प्रसंग में भी जो आते हैं ना उनके जो अभी लेटेस्ट आया हो तो उसमें भी काफी कुछ चीजें हैं, तो मिल जाएंगी आपको वहां से, है ना। बाकी मैं कुछ बुक्स ढूंढ कर मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, मैं सर से आपको बोल दूंगा ये बुक्स हैं, अगर उसके अलावा आपने पढ़ना हो तो आप वो भी पढ़ सकते हो, है ना। जैसे कल बात चल रही थी, एक थिएटर गेम की बात चल रही थी ना, जॉय ऑफ थिएटर है एक बुक का नाम, तो उसमें गेम्स हैं सारी, थिएटर की गेम्स हैं, तो वो आप वो पढ़ सकते हो, जी सर। जॉय ऑफ थिएटर, ये बुक्स है वो पढ़ सकते हो। उसमें अगर आपने कहीं पे वर्कशॉप भी लेनी हो तो थिएटर की जो गेम्स हैं वो आप करवा सकते हो। बाकी उसके अलावा जो अभी मतलब इस सिलेबस में नहीं है जो भी है ना, जैसे ग्रोटोसवर्स की हो गया, स्टेनिस्लावस्की की हो गया, ये भी आप पढ़ सकते हो, वहां से मिल जाएंगे, है ना। आपको एनएससी से मतलब इजी मिल जाएंगे, एनएससी की जो लाइब्रेरी है ना वहां से आपको इजी मिल जाएंगे। जी सर। हाँ जी। ठीक है जी, फिर है ना, रखो आज की बाकी आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, मेरी तरफ से शुभकामनाएं मैं आप सबको। थैंक यू सर, थैंक यू सो और मच। सो एग्जाम कौन सा है? आप लोगों ने इतनी पेशेंस से थैंक यू मुझे सर। सुना। हाँ, ओके ओके, बाय बाय बाय।